आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक फिक्शनल इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 61। क्या तुम इंसान हो या भूत? हेतांग नान के मन में एक तरह की निराशा का भाव आया, लेकिन वह साइक्लोप्स और दूसरे आदमी के व्यक्तित्व को जानता था। एक बार किसी बात का फैसला कर लेने के बाद वे कभी अपना मन नहीं बदलते थे। अपनी जान बचाने के लिए उसे अवसर का लाभ उठाना पड़ा और फिर अकेले भाग जाना पड़ा। जब तक वह यहाँ से भाग निकला, जब तक वह तांग शियू से पीछा छुड़ा सका, तब तक दुनिया विशाल थी और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वह नहीं जा सकता था। अगर साइक्लोप्स और दूसरा भी यहीं मर गए और वह बाद में शक्तिशाली हो गया, तो तांग शियू से बदला लेने के लिए वापस आने में बहुत देर नहीं होगी। टकराना। उन तीनों व्यक्तियों से कुछ ही मीटर बाईं ओर कार के पुर्जों से भरे इलाके में एक धीमी सी धमक की आवाज गूंजी। वहां पर तीनों व्यक्तियों के चेहरे के भाव बदल गए। वे अत्यधिक सतर्क रहे और उनकी निगाहें ध्वनि के स्रोत पर टिकी हुई थीं। साहसी और निर्दयी साइक्लोप्स ने अपने दो साथियों की ओर इशारा करते हुए अपने बाएं हाथ में एक मित्सुबिशी सैन्य चाकू पकड़ा और उस दिशा में चल पड़ा। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दो दर्जा कार के ढांचों के बीच की खाई के पीछे से उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थीं। बॉस साइक्लोप्स, दो मुठियां चार हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे पास 3 चाकू और 2 बंदूकें हैं। भले ही वह लड़का लड़ने में माहिर हो, वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उस हटे कट्टे आदमी का चेहरा खौफनाक था, जिससे आत्मा को भस्म कर देने वाली हत्या की मंशा झलक रही थी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अपने भाइयों के समूह में उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से अपने चरम पर थी। तथापि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक बिजली की गति से एक आकृति प्रकट हुई। उसके बाईं ओर से एक जोरदार लात आई और जैसे ही उस बलवान व्यक्ति ने सहज रूप से अपने बाएं हाथ को रोकने के लिए उठाया, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। उसी समय एक तेज चाकू एक पेचीदा और विचित्र पथ का अनुसरण करते हुए उसकी बाईं बगल में घुस गया। एक तीखी चीख सुनाई दी जो रूह कंपा देने वाली थी। तांग शियू की हत्या करने की मंशा प्रबल थी और लड़ाई के दौरान उसका निर्णय लेने का कौशल असाधारण रूप से कुशल था। जैसे ही उस बलवान व्यक्ति की बगल से तेज धार वाला चाकू निकाला गया, तांग शियू ने अपने पैर हिलाए और एक जोरदार मुक्के से उस बलवान व्यक्ति को सीधे साइक्लोप्स और हेतांग नान की ओर उड़ा दिया। धत तेरी की! साइक्लोप्स का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने जल्दबाजी में उस बलवान व्यक्ति के आते हुए शरीर से खुद को बचाया। फिर उसने अपनी मित्सुबिशी सैन्य चाकू घुमाई और तांग शियू पर बेरहमी से वार किया। उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि वह तांग शियू को मार पाएगा, लेकिन उसे विश्वास था कि जब तक वह तांग शियू को उलझा सकता है, हेतांग नान के हाथ में मौजूद पिस्तौल तांग शियू को गोली मार देगी। बैंग बैंग बैंग! हेतांग नान ने वास्तव में तांग शियू पर गोली चलाई, लेकिन तांग शियू ने उसकी जल्दबाजी में चलाई गई गोलियों को आसानी से चकमा दे दिया। साइक्लोप्स ने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी, वह ये थी कि जब हेतांग नान गोलीबारी कर रहा था, तब उसके पैर पहले से ही गोदाम के दरवाजे की ओर दौड़ रहे थे। जब तक जीवन है, तब तक आशा है। तांग शियू की मायावी गतिविधियों और क्रूर हत्या के इरादे ने हेतांग नान पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला था। याओ मेई आप तांग शियू द्वारा गोलियों से बचने में बिताए गए समय का फायदा उठाते हुए साइक्लोप्स कुछ कदम पीछे हट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई, जिसके साथ उसका जीवन मरण का बंधन था, इस समय उन्हें छोड़कर अकेला भाग जाएगा। इस समय वह तांग शियू से नफरत करता था और उससे भी ज्यादा वह हेतांग नान से नफरत करता था क्योंकि उसने उनके भाईचारे को धोखा दिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। तांग शियू ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि हेतांग नान इस समय भागने का विकल्प चुनेगी। अगर वह भागा नहीं होता तो तांग शियू को उन तीनों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करना पड़ता। पर अब तांग शियू ने ठंडी मुस्कान दी और गति और ताकत के संयोजन से उसने आसानी से साइक्लोप्स और उस बलवान व्यक्ति को, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, नीचे गिरा दिया और दोनों को घातक घाव दिए। वह भाग नहीं सकता। तांग शियू ने साइक्लोप्स को लात मारकर बेहोश कर दिया और फिर उस दिशा में दौड़ पड़ी जिधर हेतांग नान भागी थी। अपनी दिव्य चेतना की आड़ में हेतांग नान केवल 50 या 60 मीटर ही दौड़ पाया था, जो उसके लिए बहुत कम दूरी थी। दौड़ना, पीछा करने के दौरान दोनों के बीच की दूरी लगातार कम होती गई। आगे दौड़ रहे हेतांग नान ने घबराहट में अपना सिर घुमाया और पाया कि तांग शियू की गति बेहद तेज थी, जिससे उसका दिल भय से बैठ गया। साथ ही उसने मन ही मन साइक्लोप्स और दूसरे आदमी को बेकार होने के लिए कोसा, क्योंकि उन्होंने उसे ज्यादा समय नहीं दिया था। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत पास खड़ी एक फॉक्सवैगन सेडान की ओर झपटा। जल्दी से अंदर घुसने के बाद उसने तुरंत कार स्टॉट की और अंदर से दरवाजे लॉक कर दिए। अलविदा! हेतांग नान ने अपना चेहरा घुमाया कार स्टॉट की ओर। तांग शियू पर उत्तेजक ढंग से हंसा। हम्फ! तांग शियू ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में मौजूद तेज चाकू पलक झपकते ही बाहर गिर गया। उसकी ताकत, जो पूरे 3000 पाउंड की, के कारण तेज चाकू ड्राइवर की तरफ की खिड़की को भेदते हुए सीधे हेतांग नान की गर्दन पर जा लगा। धमाका! फॉक्सवैगन सेडान पहले ही स्टॉप हो चुकी थी, लेकिन हेतांग नान को टक्कर लगने के बाद इंजन की आवाज तेज हो गई और वह एक अन्य पिकअप ट्रक से टकरा गई। मैंने तुमसे कहा था, तुम बच नहीं सकते। तांग शियू दौड़कर फॉक्सवैगन सेडान की ड्राइवर साइड की खिड़की तक पहुंचा, अंदर हाथ डालकर हेतांग नान के बाल पकड़े, जबरदस्ती उसका सिर कार की खिड़की से बाहर खींचा और फिर उसके सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। हेतांग नान से निपटने के बाद तांग शियू सीधे गोदाम में लौट आया। हालांकि उसने इन सभी अपराधियों से निपट लिया था, फिर भी उसे बचे हुए साइक्लोप्स और उस बलवान व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। यानी लोक सुरक्षा ब्यूरो में मुखबिर असल में कौन था? संघर्ष मत करो, आज आपका मरने का दिन है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप दर्द रहित मृत्यु मरते हैं या मृत्यु से पहले यातना झेलते हैं। आपने जो कुछ किया है, उसे देखते हुए मेरा मानना है कि आप लंबे समय से मारे जाने के लिए तैयार थे। इसलिए आपकी मृत्यु से पहले मैं आपको एक आखिरी विकल्प दे सकता हूँ। उस हटे कट्टे आदमी ने दुख भरी हंसी हंसते हुए अपने शरीर पर लगे घाव को देखा और व्यंग्य से कहा, तकलीफ में मरोगे? मेरा घाव जानलेवा है। तुम खांसी, तुम समय को टाल भी नहीं सकते। बहुविकल्पीय प्रश्न तो और भी बड़ा मजाक है। तांग शियू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी उंगली ने तुरंत उस हटे कट्टे आदमी के घाव के पास एक एक्यूपंक्चर बिंदु पर दबाव डाला। क्या उस हटे कट्टे आदमी की आंखें पीतल की घंटियों से भी ज्यादा चौड़ी हो गईं?
उसका चेहरा दहशत से भर गया। उसने पाया कि जैसे ही तांग शियू ने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को छुआ, लगातार खून बह रहा घाव वास्तव में खून बहना बंद हो गया। तांग शियू ने ठंडे स्वर में कहा, आप चाहें तो इस पर विश्वास न करें, लेकिन मैं आपको इस पर विश्वास दिला दूंगा। अगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौत इतनी जल्दी हो जाए तो मैं कम से कम तुम्हें 2 घंटे तक तो जीवित रख सकता हूँ। 2 घंटे में मैं तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके विच्छेदन कर सकता हूँ और फिर भी तुम्हें होश में रख सकता हूँ। तुम्हारे शरीर से मांस को धीरे धीरे कम होते हुए देख सकता हूँ। उस हटे कट्टे आदमी ने घबराकर निगलते हुए कहा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। एक्यूपंक्चर? क्या आपने अभी अभी एक्यूपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल किया? तुम आखिर हो कौन? तांग शियू ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको एक्यूपंक्चर के बारे में पता होगा। उस बलवान व्यक्ति की आंखों में विस्मय का भाव था और मुंह भर खून खांसने के बाद उसने कहा, एक बार मेरा एक आंतरिक मार्शल आर्ट का उस्ताद था और वह एक्यूपंक्चर भी जानता था। हालांकि यह उतना चमत्कारी नहीं था जितना कि किंवदंतियों में बताया जाता है, फिर भी इसका प्रभाव काफी अच्छा था। यह अफसोस की बात है कि वह मुझे आंतरिक साधना के तरीके सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। क्यों? तांग शियू को इसमें दिलचस्पी हो गई। उस हटे कट्टे आदमी ने कड़वाहट से कहा, और क्या हो सकता है? उस बूढ़े आदमी को लगता था कि मैं बुरे चरित्र का और निर्दयी व्यक्ति हूँ। अगर मैं निर्दयी नहीं होता तो इस बेरहम समाज में मैं कैसे जीवित रह पाता? मैं एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूँ? बुरा चरित्र? तांग शियू को अचानक बात समझ आ गई। पृथ्वी पर स्थिति वास्तव में ऐसी ही थी, खासकर मार्शल आर्टिस्टों के लिए। उनके लिए लड़ना और आक्रामक होना बहुत बड़ा वर्जित था। हालांकि वह ऐसा नहीं सोचते थे। खेती की दुनिया में वातावरण पृथ्वी की तुलना में हजारों गुना अधिक क्रूर था। वह वास्तव में एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई एक दूसरे को खा जाता था। केवल निर्दयी, मजबूत और सतर्क रहकर ही कोई जीवित रह सकता है। वह रक्त के सागर और लाशों के पहाड़ों पर कदम रखते हुए, एक तरफ से कांपते हुए, एक पूजनीय अमर सम्राट बनने में सक्षम हुआ। चलिए मुख्य विषय पर वापस आते हैं। मुझे बताइए, लोक सुरक्षा ब्यूरो में आपका मुखबिर कौन है? चिंता मत करो, मैं तांग शियू अपना वादा निभाता हूँ। जब तक तुम मुझे ईमानदारी से बताओगे, मैं तुम्हें कष्ट नहीं सहने दूंगा। उस हटे कट्टे आदमी ने उदास स्वर में कहा। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, हारने वाला डाकू होता है। हमें आपसे हारने का बुरा नहीं लगा। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे एक बात का वादा करना होगा। तांग शियू ने ठंडे लहजे में कहा, आप मुझसे बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। उस बलवान व्यक्ति ने सीधे कहा, मार डालो या टुकड़े टुकड़े कर दो, जैसा चाहो वैसा करो। मरने से पहले असहनीय दर्द का अनुभव कर पाना कोई नुकसान नहीं है। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं। वो यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। झाओ जिंग को बचाने के बाद उसे विश्वास था कि झाओ जिंग पुलिस को फोन करेगी। शायद जल्द ही बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे। इस दुनिया में लौटने के बाद उसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। लोगों को मारना कानून के खिलाफ था। भले ही वह किसी की जान बचा रहा हो, भले ही ये सभी लोग जघन्य अपराधी और मुजरिम हो, इतने सारे लोगों को मारना फिर भी उसके लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। अपनी स्थिति बताएं, तांग शियू ने ठंडे स्वर में कहा। उस हटे कट्टे आदमी ने कड़वाहट से कहा, दरअसल यह कोई शर्त नहीं है, बल्कि एक तरह का अनुरोध है। आज शायद बॉस साइक्लॉप्स और मैं दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। हमारी मृत्यु के बाद मुझे आशा है कि आप सुईबेई के फेंगचिंग काउंटी घूमने के लिए समय निकाल पाएंगे। बॉस साइक्लॉप्स की दादी वहां मौजूद हैं और वह उनकी इकलौती जीवित रिश्तेदार हैं। तांग शियू ने कहा, बस इतना ही? उस हटे कट्टे आदमी ने कहा, बस इतना ही। मैंने दीवार के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में 1 लाख से अधिक की नकदी छिपा रखी है। जब आपको साइक्लोप्स की दादी दिखें तो उन्हें भी इसमें से कुछ दे देना। मेरा वादा है तुमसे। तांग शियू ने सिर हिलाया। वह इस बात को भलीभांति जानता था कि मानव स्वभाव के 2 पहलू होते हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि सबसे जघन्य और दुष्ट लोगों के भीतर भी कहीं न कहीं एक कोमल हृदय होता है। ठीक उसी की तरह उसने भी कभी अनगिनत हत्याएं की थीं और उसे निर्मम भी कहा जा सकता था। फिर भी उसकी सबसे बड़ी चिंता और तड़प उसकी मां के लिए थी। उस हटे कट्टे आदमी ने भारी मन से सिर हिलाया। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो खुफिया विभाग, ली ताओ। तांग शियू ने और कुछ नहीं कहा। जमीन से मित्सुबिशी सैन्य चाकू उठाया और उस बलवान व्यक्ति को जल्दी और दर्द रहित मौत दे दी। फिर साइक्लोप्स को जगाया। तुम मरने के लायक हो। साइक्लोप्स बेहोशी से जागा तो उसने पाया कि वह बलवान व्यक्ति मर चुका था और हैतांग नान का शरीर भी एक तरफ फेंक दिया गया था। पल भर में उसका दिल एक भयानक ठंडक भरी खाई में डूब गया। तांग शियू ने कहा, मुझे बताओ, सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में तुम्हारा मुखबिर कौन है? साइक्लोप्स की आंखों में घृणा भरी हुई थी और वह पागलों की तरह दहाड़ते हुए बोला, सपने मत देखो। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। बस रुको, अगर हम सब मर भी जाएं तो भी वह हमारा बदला लेने का हर संभव तरीका ढूंढ लेगा। तुम बस इंतजार करो, देर सवेर तुम्हें अपने खून के कर्ज की कीमत चुकानी पड़ेगी। तांग शियू ने ठंडे स्वर में कहा, सुईबेई पेंगचेंग, तुम्हारी दादी? क्या? साइक्लोप्स ने अविश्वास से तांग शियू की ओर देखा। भय की लहर उसके शरीर की हर नस में ज्वार की तरह दौड़ रही थी। यहाँ तक कि उनके भाइयों में से भी केवल एक ही व्यक्ति उनकी दादी के अस्तित्व के बारे में जानता था। लेकिन इस कमीने को कैसे पता चला? क्या तुम इंसान हो या भूत? तांग शियू ने साइक्लोप्स को शरारती मुस्कान दी और कहा, कुएं में मेंढक। अगर मैं चाहूं तो भूत भी तितर बितर होकर गायब हो जाएंगे। अध्याय 62 खुशखबरी जिंदी विला क्षेत्र, स्टार सिटी। युआन जिंगजुआन का चेहरा पीला पड़ गया था। उनका दिल चिंता से भरा हुआ था। उनकी पत्नी झाओ जिंग का अपहरण जितना लंबा खिंचता जा रहा था, खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। उन्हें अपहरणकर्ताओं से नफरत थी और उससे भी कहीं ज्यादा उन्हें अपनी और पुलिस की अक्षमता से नफरत थी। आज तक उनकी पत्नी झाओ जिंग का कोई सुराग नहीं मिला था। उन्होंने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि उनकी पत्नी का अपहरण करने वाले वही गिरोह थे जिन्होंने स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि उन्होंने बदला लेने के लिए उनकी पत्नी का अपहरण किया था। श्याओ लिंग, क्या तुम अभी भी अपने सहपाठी से संपर्क नहीं कर पा रही हो? युआन जिंगक्सुआन ने अपने बेटे को बार बार एक नंबर डायल करते हुए देखा और गहरी आवाज में पूछा। युआन चुलिंग ने कड़वाहट से सिर हिलाया। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, उसका फोन अभी भी बंद है। पिताजी, तांग शियू ने स्कूल उसी समय छोड़ा जब मां का अपहरण हुआ था। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सहयोग है? युआन जिंगक्सुआन चुप रहे। उन्होंने केवल लोक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख डैंग जियानमिन और आपराधिक जांच दल की कप्तान चिंग जुमी की ओर एक नजर डाली, जो अभी तक वहां से नहीं गए थे। संभावना नहीं है। झाओ जिंग का अपहरण उसकी कंपनी के पास हुआ था और उस समय तांग शियू स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल में पढ़ रहा था।
दोनों के बीच दर्जनों किलोमीटर की दूरी है। जब तक तांग शियू भविष्य देख नहीं सकता तब तक झाओ जिंग के अपहरण से उसका संबंध जोड़ना मुश्किल है। वैसे भी वह तो सिर्फ एक छात्र है, हाई स्कूल का विद्यार्थी। डैंग जियानमिन ने धीमी आवाज में कहा। युआन जिंगजुआन ने कहा, लेकिन तांग शियू भी लापता है। क्या आप पुलिस वाले पिछले 2-3 दिनों से उसकी तलाश नहीं कर रहे हैं? अभी तक वह मिला नहीं है। चेंग जुमेई ने कहा, यह स्थिति वाकई बहुत अजीब है। हमने पहले ही लोगों को उसके घर की जांच के लिए भेजा है, वह वापस नहीं लौटा है और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी उसके ठिकाने का पता नहीं है। रिंग रिंग रिंग। युआन झिंगजुआन के फोन की घंटी अचानक जोर से बज उठी। युआन झिंगजुआन के चेहरे के भाव बदल गए। वह दौड़कर कॉफी टेबल के पास गया, अपना फोन उठाया और एक अपरिचित नंबर देखकर उसकी भौहें तुरंत तन गईं। इसका जवाब दो। डैंग जियानमिन तेजी से आगे बढ़ा। युआन झिंगजुआन ने उत्तर बटन दबाया, स्पीकर मोड चालू किया और गहरी आवाज में कहा, मैं युआन झिंगजुआन हूँ। कौन बोल रहा है? पतिदेव, मैं हूँ, मैं झाओ जिंग हूँ। युआन झिंगजुआन की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और वह घबराकर चिल्लाया, क्या? जिंग र, क्या तुम हो? जिंग र, तुम कहाँ हो? जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? पतिदेव, मैं इस समय टैक्सी में हूँ और आपके घर जा रही हूँ। ये फोन मैंने ड्राइवर से उधार लिया है। जिंग, तुमने, उन अपहरणकर्ताओं ने तुम्हें छोड़ दिया? तुम्हें पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से पागल हो रही हूँ। पतिदेव, मुझे अपहरणकर्ताओं ने नहीं छोड़ा, बल्कि किसी और ने मुझे बचाया। और हाँ, जल्दी से जिंगनिंग जिले के बॉक्सिया रोड पर स्थित उस सुनसान कार मरम्मत की दुकान पर लोगों को भेजिए। मेरा रक्षक अभी भी वहीं है। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस को मत बुलाइए। मेरे रक्षक ने मुझे बताया है कि पुलिस स्टेशन में उन अपहरणकर्ताओं के मुखबिर हैं। डैंग जियानमिन और चेंग जुमेई दोनों ने अपनी सांसें थाम लीं, उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। क्या पुलिस स्टेशन में उन अपहरणकर्ताओं के मुखबिर मौजूद हैं? ये कैसे हो सकता है? अचानक उन दोनों ने महसूस किया कि इस दौरान जब भी वे अंक तस्करी करने वाले इन अपराधियों का पीछा करते थे तो अपराधियों को हमेशा पहले से ही खबर मिल जाती थी और वे पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग जाते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में सचमुच कोई गद्दार मौजूद था? युआन झिंगजुआन ने गुस्से से डैंग जियानमिन और चेंग जुमेई को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं तुरंत अपने लोगों को उस कार मरम्मत की दुकान पर जाने का आदेश देता हूँ। जिंग एर, तुम अभी जिस टैक्सी में हो वो कहाँ है? मुझे उसका नंबर बताओ, मैं लोगों को भेजूंगा। नहीं, मैं खुद वहां तुमसे मिलने जाऊंगा। ठीक है, कॉल समाप्त हो गई। युआन झिंगजुआन ने गुस्से से कहा, तुम पुलिस वाले तो वाकई हद पार कर देते हो, अपने ही लोगों में गद्दार पा रहे हो। ये तो नरक की कहानियों का एक घटिया संस्करण है। तुमने अभी मेरी पत्नी की बातें सुनी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लोग मेरा पीछा करें। मैं अपने आदमियों को भेजकर गाड़ी की मरम्मत करवाऊंगा। नहीं। डैंग जियानमिन का चेहरा पहले हरा हुआ फिर सफेद पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ता से कहा। चेंग जुमेई एक पल के लिए हिचकिचाई और युआन झिंगजुआन को भड़कते देख उसने तुरंत कहा, श्री युआन, कार मरम्मत की दुकान पर स्थिति गंभीर है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पुलिस अधिकारियों को सहायता के लिए जाना चाहिए। उन अपहरणकर्ताओं की पहचान आसान नहीं है। वे सभी महत्वपूर्ण ए लेवल के वांछित अपराधी हैं और उनमें से हर एक का हाथ खून से सना है। कैसा रहेगा अगर हम भी आपके साथ चलें? मेरी आपराधिक जांच टीम के सभी सदस्य कुलीन हैं जो कई वर्षों से मेरे साथ मामलों की जांच में लगे हुए हैं। उनका रिकॉर्ड बेदाग है और निश्चित रूप से उनमें कोई मुखबिर नहीं होगा। क्या हम आपके लोगों के साथ चलें? युआन झिंगजुआन एक पल के लिए हिचकिचाई फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपने अलावा किसी और को सूचित नहीं करेंगे। डैंग जियानमिन ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगा। जिंगनिंग जिले के बॉक्सिया रोड पर स्थित सुनसान कार मरम्मत की दुकान में शेड में खड़ी तांग शियू ने पीले पड़े चेहरे वाले एक आंख वाले व्यक्ति को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, मुझे बताओ, वरना अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक आंख वाला आदमी चुप रहा। वह अपने भाइयों को धोखा नहीं देना चाहता था। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसके भाई बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ा ये युवक कितना निर्दयी है। अगर उसने उसे नहीं बताया तो उसे डर था कि वह सचमुच उसकी दादी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसका पालन पोषण बचपन से उसकी दादी ने किया था और उसके दिल में वह सबसे प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। क्या करें? एक आंख वाला व्यक्ति अपने आप से ही युद्ध कर रहा था और गहरे असमंजस में पड़ गया था। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने तब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए फैसला कर लूंगा। बेशक, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे साथी ने मुझे पहले ही बता दिया है कि पुलिस स्टेशन में तुम्हारा मुखबिर कौन है। मैं बस इसकी पुष्टि करना चाहता हूं। तांग शियू की आवाज एक भारी हथौड़े की तरह थी। हर शब्द उस एक आंख वाले आदमी के दिल पर गहरा प्रहार कर रहा था। 3, 2, 1, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक आंख वाले व्यक्ति का दिल दुख से भर गया था, लेकिन आखिरी क्षण में भी उसने अपनी दादी की रक्षा करने का ही विकल्प चुना। तांग शियू ने ठंडे स्वर में कहा, बोलो, कौन है वो? एक आंख वाले व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा, ली ताओ, लोक सुरक्षा ब्यूरो के खुफिया अनुभाग के उप अनुभाग प्रमुख। ली ताओ, ये सचमुच वही है। तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए 3 धार वाले सैन्य चाकू से एक आंख वाले आदमी का गला चीर दिया और फिर उसके दिल को छेद दिया। एक आंख वाले आदमी को मारने के बाद उसने उस बलवान आदमी की बात मानी और दीवार के सबसे अंदरूनी छेद में प्लास्टिक की थैली में लिपटा हुआ नकदी का एक बंडल पाया और सीधे वहां से चला गया। दरअसल अगर इन अपराधियों ने उसे धमकी न दी होती तो वह उनसे निपटने की जहमत ही न उठाता। बेशक, युआन चुलिंग की मां के अपहरण की खबर सुनकर वह कार्रवाई जरूर करता, लेकिन अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा कमाना था। उन्हें खेती करनी थी और खेती के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियों और बहुमूल्य अयस्कों की आवश्यकता होती थी। केवल खूब पैसा कमाकर ही वे इन आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते थे और बिना किसी बाधा के खेती कर सकते थे। उसने अपनी कमाई की योजना पहले ही बना ली थी। अब उसे बस कारोबार चलाने के लिए एक पेशेवर प्रबंधक की जरूरत थी। हालांकि उसने पेशेवर प्रबंधक खोजने का काम लोंग झेंग्यू को सौंपा था और अब तक लोंग झेंग्यू को उसके लिए एक उपयुक्त पेशेवर प्रबंधक मिल जाना चाहिए था। आधे घंटे बाद तांग शियू ने अपनी खून से सनी जैकेट बहती नदी में फेंक दी और पानी में बहते हुए उसे देखता रहा। वह स्कूल नहीं लौटा, बल्कि सीधे नानशा कस्बे में स्थित अपने विला में वापस चला गया। जैसे ही तांग शियू विला के हॉल में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि घर में थोड़ी धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें याद आया कि यह विला उन्हें सौंपे जाने से पहले संपत्ति प्रबंधन द्वारा भेजे गए लोग इसकी सफाई करते थे, लेकिन जब से वे इस विला के मालिक बने हैं, संपत्ति प्रबंधन का इसे साफ करने के लिए लोगों को भेजने का कोई दायित्व या अधिकार नहीं रह गया है।
इतना बड़ा घर, अगर मैं एक नौकरानी भी रख लूं तो शायद एक काफी नहीं होगी, है ना? क्या मुझे टीवी शो की तरह एक पेशेवर बटलर ढूंढना चाहिए और उसे इस विला का प्रबंधन सौंप देना चाहिए? तांग शियू ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह अभी इतना संपन्न नहीं था कि नौकर रख सके। वह सीधे ऊपर गया, नहाया और लॉन्ग जेंग्यू द्वारा पहले से मंगवाए गए कपड़ों से भरी अलमारी से एक साफ सुथरा कैजुअल कपड़ा निकाला। मुख्य शयन कक्ष दूसरी मंजिल पर था। पूरा शयन कक्ष 100 वर्ग मीटर से भी अधिक बड़ा था और उसकी सजावट बेहद आलीशान थी। तांग शियू को पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम नहीं मिला था, इसलिए उसने आराम करने का फैसला किया। उसने लॉन्ग जेंग्यू से संपर्क करके पेशेवर प्रबंधक की स्थिति के बारे में जानकारी लेने की भी योजना बनाई। लॉन्ग जेंग्यू से संपर्क करने के बारे में सोचते हुए उसे याद आया कि उसका फोन काफी देर से बंद था। उसने लापरवाही से अपना फोन निकाला और उसे चालू किया। लॉन्ग जेंग्यू का नंबर डायल करने से पहले ही मिस कॉल और मैसेज की कई सूचनाएं लगातार बजने लगीं। तांग शियू को अपने पिछले साधना सत्र के दौरान आई हुई ढेरों मिस्ड कॉल याद आईं और इतनी जल्दी फिर से वही स्थिति देखकर वह हैरान रह गया। उसने सभी मिस्ड कॉल देखी और असहाय भाव से बोला, हान, किंगवू और लॉन्ग जेंग्यू के अलावा कई अनजान नंबरों से भी उसे कई बार कॉल आई थी, कुछ से तो 1 दर्जन से भी ज्यादा बार। युआन चुलिंग ने मुझे 42 बार फोन किया। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि उसकी मां का अपहरण हुआ था और शायद उसने अनुमान लगाया है कि पिछले 2-3 दिनों से स्कूल से मेरा गायब होना उसकी मां के गायब होने से संबंधित हो सकता है। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिलहाल युआन चुलिंग से संपर्क न करने का फैसला किया। वैसे भी उसकी मां को उसने बचा लिया था, इसलिए कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए। जहां तक हान किंगवू की बात है, उसने उसका एक बार इस्तेमाल किया था और वह शायद गुस्से में थी और उसे ढूंढकर बुरी तरह डांटना चाहती थी, इसलिए फिलहाल उससे भी संपर्क न करना ही बेहतर था। आधे मिनट बाद तांग शियू ने लॉन्ग जेंग्यू का नंबर डायल किया। भाई लॉन्ग, मैं तांग शियू हूँ। आपने मेरे लिए जो पेशेवर मैनेजर ढूंढने में मदद की थी, उसके साथ सब कैसा चल रहा है? भाई तांग, आखिरकार आपने खुद मुझसे संपर्क किया। मैंने आपको कई बार फोन किया, लेकिन आपका फोन हमेशा बंद रहता था। पेशेवर प्रबंधक की स्थिति थोड़ी खास है, क्या हम इस पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं? लॉन्ग जेंग्यू का लहजा कुछ उत्साहित था, मानो उन्हें कोई अच्छी खबर मिली हो। विशेष तांग शियू की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं। आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढने आ रहा हूँ। लॉन्ग जेंग्यू ने हंसते हुए कहा, मैं नानशा टाउन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में हूँ। तांग शियू ने कहा। 10 मिनट। फोन रखने के बाद तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने दूसरा नंबर डायल किया। यह नंबर अपरिचित था, लेकिन सभी अनजान नंबरों में से यही वह नंबर था जिसने उसे सबसे ज्यादा बार कॉल किया था। हेलो, क्या ये तांग शियू हैं? कॉल कनेक्ट हो गया। तांग शियू के कुछ बोलने से पहले ही एक महिला की हड़बड़ी भरी आवाज सुनाई दी। ये मैं हूँ, तुम कौन हो? अध्याय 63 बूचड़खाना माइक्रोफोन से एक बार फिर मधुर आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार लहजे में थोड़ी जल्दबाजी थी। मैं चेंग जुमी हूँ, शहर की आपराधिक पुलिस टीम से। तांग शियू, तुम अभी कहाँ हो? मुझे तुमसे मिलना है। चेंग जुमी। तांग शियू ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। वह जानता था कि उन गुंडों से निपटना निश्चित रूप से लोक सुरक्षा ब्यूरो का ध्यान आकर्षित करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेंग जुमी सबसे पहले उससे मिलेगी। हालांकि वह लोक सुरक्षा ब्यूरो से निपटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। अधिकारी चेंग, क्या आप मुझसे किसी काम से मिलने आए हैं? मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं परेशान नहीं होना चाहती। तांग शियू ने अनजान होने का नाटक करते हुए पूछा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेंग जुमी का लहजा थोड़ा और गंभीर हो गया। तांग शियू ने कहा, तो फिर नानशान टाउन आइए। संयोग से मैं अभी अभी घर से निकली हूँ और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। नानशान कस्बा? घर? फोन से तांग जुमी की हैरानी भरी आह सुनाई दी। तांग शियू मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि तांग जुमी ने उसके बारे में जरूर छानबीन की होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नानशान कस्बे में उसका घर होगा। क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ। जिंगनिंग जिले की बॉक्सिया रोड पर कई कारें पास ही स्थित एक सुनसान ऑटो मरम्मत की दुकान की ओर तेजी से जा रही थीं। पुलिस की एक गाड़ी में यात्री सीट पर बैठी चेंग जुमी ने स्तब्ध होकर फोन काट दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि तांग शियू की जांच में उसने किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया है। यह क्या है? पिछली सीट पर बैठे डैंग जियानमिन ने चेंग जुमी के असामान्य व्यवहार को ध्यान से देखा और उससे पूछा। चेंग जुमी ने अपना सिर घुमाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने तांग शियू को फोन किया था। उसने कहा कि वह इस समय नानशान कस्बे में अपने घर पर है। नानशान टाउन? मैंने तांग शियू की सारी जांच फाइलें देखी हैं। नानशान टाउन में उसका घर कैसे हो सकता है? वहां के सभी निवासी या तो अमीर हैं या स्टार सिटी के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह डैंग जियानमिन तुरंत सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। चेंग जुमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यही बात मुझे भी समझ नहीं आती। डैंग जियानमिन ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में कहा, पहले ऑटो रिपेयर शॉप जाओ। यहाँ का मामला सुलझने के बाद तुम तुरंत नानशान टाउन जाओ और इस तांग शियू से मिलो। याद रखना, तुम्हें उसकी स्थिति की पूरी तरह से जांच करनी होगी। हाँ। चेंग जुमी ने सिर हिलाया। कुछ ही देर में कई कारें सुनसान मरम्मत की दुकान में पहुंच गईं। डैंग जियानमिन और चेंग जुमी शहर की आपराधिक पुलिस टीम के 7-8 वरिष्ठ अधिकारियों और युआन जेंगजुआन के लगभग 1 दर्जन अधीनस्थों के साथ अपनी कारों से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि एक फॉक्सवैगन सेडान और एक पिकअप ट्रक आपस में टकरा गए थे। फॉक्सवैगन के ड्राइवर की सीट पर टूटे हुए शीशे और खून के धब्बे भी थे। यहाँ लड़ाई हुई थी। अपराध स्थल की जांच में अपने व्यापक अनुभव के आधार पर चेंग जुमी ने निर्णायक निर्णय लिया। डैंग जियानमिन ने भारी मन से सिर हिलाया। आपराधिक पुलिस दल के सदस्यों को अपनी पिस्तौलें निकालते हुए देखा और गंभीर स्वर में आदेश दिया, अंदर जाकर देखो। सब लोग सावधान रहो, वे सभी अपराधी बेहद खतरनाक हैं। जरूरत पड़ने पर गोली मार दो। हाँ। आपराधिक पुलिस दल के सदस्य एक के बाद एक मौके पर पहुंचे। चेंग जुमी बहादुर और साहसी थी, इसी वजह से आपराधिक पुलिस दल में उसे बेहद साहसी महिला सबुरो का उपनाम मिला था। इसलिए उसके नेतृत्व में सभी ने एक दूसरे का बचाव करते हुए शेड की और दौड़ लगाए। खून की गंध। आपराधिक पुलिस दल में मौजूद एक पुलिस अधिकारी, जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज थी, ने अचानक अपने चेहरे के भाव बदल दिए। एक पल के बाद जब चेंग जुमी और अन्य आपराधिक पुलिस अधिकारी शेड में दाखिल हुए तो वहां का दृश्य देखकर वे तुरंत स्तब्ध रह गए। शेड के बीचों बीच 3 शव खून से लथपथ पड़े थे, जिनमें से एक में अभी भी मित्सुबिशी सैन्य चाकू गड़ा हुआ था। इसके अलावा इन शवों के पास पिस्तौल और अन्य धारदार हथियार भी पड़े
थे। चेंग जुमी ने तुरंत शवों की पहचान कर ली और यह जानकर वह हैरान रह गई कि ये सभी ए लेवल के वांछित अपराधी थे, ठीक वही लक्ष्य जिनकी वे तलाश कर रहे थे। कैप्टन, बगल वाले कमरे में कुछ है, एक आपराधिक पुलिस अधिकारी ने जोर से चिल्लाया। चेंग जुमी का दिल जोर से धड़कने लगा और वह अगले कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ी। जब वह बगल के चीरफाड़ कक्ष में पहुंची तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसके दिल में और भी अधिक उथल-पुथल मच गई। यातना के औजारों और चीरफाड़ के उपकरणों से भरे उस कमरे में खून की तेज गंध फैली हुई थी। फर्श और दीवारों पर हर जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसे सबसे अविश्वसनीय बात ये लगी कि 2 शव खून के तालाब में पड़े थे। ये दोनों भी उच्च स्तर के वांछित अपराधी थे। सब मर गए, वे सब कैसे मर सकते हैं? चेंग जुमी का शरीर कुछ अकड़ा हुआ था और उसकी निगाहें थोड़ी उदास हो गई थीं। वह लड़ाई के लिए, यहाँ तक कि बलिदान के लिए भी तैयार थी। आखिरकार ये अंक तस्करी करने वाले गुंडे बेरहम और क्रूर थे। अगर उसकी आपराधिक पुलिस टीम और युआन जेंगजुआन के अधीनस्थ भी इन गुंडों से लड़ते तो निश्चित रूप से जान माल का नुकसान होता। लेकिन ये परिणाम कैसे हो सकता है? अचानक चेंग जुमी को याद आया कि जाओ जिंग ने थोड़ी देर पहले फोन पर क्या कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन बदमाशों को मारने वाला वही युवक हो जिसने चेंग जुमी की जान बचाई थी? कौन है ये? तांग शियू, कैप्टन, अब हम क्या करें? एक आपराधिक पुलिस अधिकारी ने मुश्किल से अपनी बात कही और सावधानी से पूछा। चेंग जुमी ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रहे सदमे को दबाया और गंभीर स्वर में बोली, घटनास्थल को सुरक्षित करो और महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा करो। हालांकि ये जघन्य अपराधी मौत के पात्र हैं, लेकिन उन्हें कानूनी सजा मिलनी चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों मारा जाना चाहिए जिसकी पहचान हम नहीं जानते। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा। हाँ, आपराधिक मामलों के पुलिस अधिकारी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद डेंग जियानमिन तुरंत शव परीक्षण कक्ष की ओर दौड़ा और सामने का दृश्य देखकर वह भी बेहद स्तब्ध रह गया। उसने दशकों तक पुलिस व्यवस्था में काम किया था, अनगिनत मामलों को संभाला था, लेकिन ऐसी स्थिति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डायरेक्टर डेंग, कैप्टन चेंग, हमें पास में ही एक तहखाना मिला है और उसके अंदर लाशें पड़ी हैं। शियाओ वांग और अन्य लोग फिलहाल उसकी जांच कर रहे हैं। क्या? चलो देखते हैं। डेंग जियानमिन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। आधे मिनट बाद उन्हें शेड के पास तहखाना मिला। गिनती करने पर पता चला कि अंदर 23 शव फेंके गए थे, जिनके आंतरिक अंग निकाल दिए गए थे। क्या ये कसाईखाना है? डेंग जियानमिन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जानता था कि उसका करियर खत्म हो चुका है। उसके अधिकार क्षेत्र वाले शहर में इतना बड़ा मामला घट चुका था। उसे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि उसका राजनीतिक करियर शायद समाप्त होने वाला है। पल भर में ही वह 10 साल से भी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। चेंग जुमी ने ज्यादा नहीं सोचा। इतने सारे शव देखकर उसने तुरंत आदेश दिया, खुफिया कर्मियों से संपर्क करो और उनसे कहो कि शहर में हाल ही में लापता हुए सभी लोगों का डेटा मेरे फोन पर भेज दें। इंतजार। डेंग जियानमिन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया था और उसे रोकने के लिए तुरंत बोला। चेंग जुमी ने असमंजस में पूछा, निर्देशक डेंग, आप? डेंग जियानमिन ने गंभीर चेहरे से कहा, क्या तुम झाओ जिंग की कॉल भूल गए? अगर वाकई हमारी पुलिस व्यवस्था में गद्दार हैं तो एक बार संदेश फैलने से दुश्मन सतर्क हो सकता है। एक तरफ हमें इन बदमाशों के हत्यारे की जांच करनी है और दूसरी तरफ हमें पुलिस व्यवस्था में मौजूद भ्रष्ट तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मैं समझता हूँ। चेंग जुमी ने जोर से सिर हिलाया। डेंग जियानमिन की आंखों में सोच की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज की स्थिति वाकई बहुत विचित्र है। तुम नानशान कस्बे जाओ और उस तांग शियू से मिलो। मैं यहाँ सब संभाल रहा हूँ, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। याद रखना, तुम्हें पिछले कुछ दिनों में उसके गायब होने का कारण पता लगाना होगा और यह भी पता लगाना होगा कि वह कहाँ था और आज क्या कर रहा था। हाँ। चेंग जुमी मान गई और कुछ कदम बाहर चली गई, फिर अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था और कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, डायरेक्टर डेंग, क्या हमें अभी इस मामले की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? डेंग जियानमिन के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने पूछा, आपका मतलब है? चेंग जुमी ने कहा, आप एक अच्छे निर्देशक हैं। हम सभी आपराधिक पुलिस टीम का मानना है कि आपके नेतृत्व में ही इस महत्वपूर्ण मामले को सुलझाया गया। ये डेंग जियानमिन को प्रलोभन हुआ। उन्हें सच बताने के परिणामों का पता था, उनकी पुलिस वर्दी छिन जाएगी। लेकिन अगर वे रिपोर्ट बदल देते और दावा करते कि यह बड़ा मामला उनके व्यक्तिगत नेतृत्व में सुलझाया गया था, तो शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी थी। फिर जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा। चेंग जुमी चुप हो गई। वह जानती थी कि डेंग जियानमिन का क्या मतलब है। रिपोर्ट में बदलाव होने पर असली कातिल को छिपाना पड़ेगा। हालांकि वह ईश्वर की कृपा से काम करने वाले इस नायक की बहुत प्रशंसा करती थी और मानती थी कि अंक तस्करी करने वाले इन बदमाशों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून, डायरेक्टर डेंग, इन लोगों को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। एक आपराधिक पुलिस अधिकारी ने कुछ उत्तेजना के साथ बात की। उसकी आवाज में गहरी नफरत भरी हुई थी। चेंग जुमी की निगाहें आपराधिक पुलिस अधिकारी के चेहरे पर घूमी, फिर बाहर ले जाए जा रहे शवों पर पड़ी और कठोर हृदय से उसने गहरी आवाज में कहा, हाँ, वे मरने के लायक थे। डेंग जियानमिन के होंठ कुछ बार हिले और उसने बड़ी मुश्किल से कहा, धन्यवाद। नानशान टाउन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस विला क्षेत्र के ठीक बीच में स्थित है। ये 2 मंजिला पश्चिमी शैली की इमारत है, लेकिन इसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है। इमारत के बाहर कोई बाड़ नहीं है, लेकिन कई सख्त सुरक्षा गार्ड पहरा दे रहे हैं। मुख्य द्वार के बाहर करीने से बनाए गए फूलों के क्यारियों में अनगिनत प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। एक तरफ कई बड़े छाते लगे हैं और उनके नीचे मेज और कुर्सियां रखी हैं। लॉन्ग जेंग्यू के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी निगाहें लगातार सीनिक व्यू विला के राजा की ओर जा रही थीं। उनके सामने एक आकर्षक युवक बैठा था, जो आराम से पैर मोड़े बैठा था। उसके मुंह से सिगरेट लटक रही थी और वह घमंडी भाव प्रदर्शित कर रहा था। उसके बगल में चश्मा पहने और ब्रीफकेस लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। लॉन्ग मास्टर, आपका ये दोस्त किस तरह का देवता है? क्या वाकई उसका इंतजार करना लायक है? गु युएटाओ को इस समय थोड़ी नाराजगी महसूस हो रही थी। असल में लॉन्ग जेंग्यू उसके साथ नानशान टाउन में विला की जानकारी देखने आया था और उसका इरादा तुरंत विला देखने जाने का था। लेकिन फिर लॉन्ग जेंग्यू को एक कॉल आया और उसने यहीं किसी का इंतजार करने की जिद की। लॉन्ग जेंग्यू की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने गंभीर भाव से कहा, वह मेरा मित्र है और हमारे लॉन्ग परिवार का हितैषी भी है। ये कहा जा सकता है कि जो कोई भी उसे नाराज करता है, वह वास्तव में हमारे लॉन्ग परिवार को नाराज कर रहा है। गु युएटाओ का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर दिख रही नाराजगी काफी हद तक कम हो गई। हालांकि वह स्वभाव से अहंकारी था, लेकिन लॉन्ग जेंग्यू के सामने वह इसे खुलकर दिखाने की हिम्मत नहीं करता था।
क्योंकि वह लॉन्ग जेंग्यू की पहचान और लॉन्ग परिवार की शक्ति से भलीभांति परिचित था। अध्याय 64 उकसावा। आज के इस दौर में जब हर तरफ भौतिकवाद का बोलबाला है, सत्ता और धन का एक ऐसा संगीत गूंज रहा है जो हर किसी के दिल में बसा है। ऐसा लगता है कि सब बराबर हैं, लेकिन एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद आपको एक बात समझ आ जाएगी, इस दुनिया में एक ऊंच नीच का क्रम है। हालांकि गु युमेटाओ सत्ता के शीर्ष पर नहीं थे, लेकिन नगर सरकार के प्रथम सचिव के इकलौते बेटे होने के नाते वह इस सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सकते थे। थोड़ी जिज्ञासा के साथ उसने फुसफुसाते हुए कहा, युवा स्वामी लॉन्ग जिस मित्र को इतना महत्व देते हैं वह अवश्य कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। युवा स्वामी लॉन्ग, आप बाद में हमारा परिचय करवाइए। लॉन्ग जेंग्यू ने अनिर्णयपूर्वक सिर हिलाया। वह गु युमेटाओ के स्वभाव को भली भांति जानता था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के सौभाग्य का लाभ उठाते हुए गु युमेटाओ स्टार सिटी में अहंकारी और दबंग था। हाल के वर्षों में ही उसने अनगिनत बुरे काम किए थे। अगर उसके पिता ने उसे बचाया न होता तो शायद वह अपना शेष जीवन जेल में बिता रहा होता। वे यहाँ हैं। 7-8 मिनट बाद लॉन्ग जेंग्यू का दिल खुशी से भर गया और वह तुरंत उठकर तांग शियू का अभिवादन करने लगा, जो दूर से उनकी ओर आ रहा था। भाई लॉन्ग, तांग शियू को थोड़ी हंसी आई। अगर वह सही हिसाब लगाए तो उसकी उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा होगी और अब उसे 20 साल के एक नौजवान को भाई कहकर पुकारना पड़ रहा था। लॉन्ग जेंग्यू हंसते हुए बोला, भाई तांग, आपसे मिलना स्वर्ग तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि जेंगलिन ने भी आपको कई बार पुकारा, लेकिन आपने कभी जवाब नहीं दिया। तांग शियू ने थोड़ी माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे फोन इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। और ये क्या है? लॉन्ग जेंग्यू ने गु युमेटाओ की ओर एक नजर डाली और कहा, ये गु युमेटाओ है, मेरा दोस्त। मैं इस बार नानजा टाउन इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त घर बेचना चाहता है और गु युमेटाओ उसे खरीदना चाहता है, इसलिए मैं मदद करने आया हूँ। तांग शियू समझ गई और उसने गु युमेटाओ को सिर हिलाकर पूछा, क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? लॉन्ग जेंग्यू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं। गु युमेटाओ ने यह उम्मीद नहीं की कि लॉन्ग जेंग्यू का इतना प्रिय मित्र इतना युवा होगा। हालांकि उसे इस युवक का व्यवहार असाधारण लगा, फिर भी उसके मन में थोड़ी सी घृणा का भाव था। उसने औपचारिक रूप से सिर हिलाया और फिर लापरवाही से पूछा, भाई तांग ज्यादा बुरे नहीं लगते, है ना? आप कहाँ काम करते हैं? भाई तांग। तांग शियू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसके मन में गु युमेटाओ के प्रति थोड़ी सी शीतलता उत्पन्न हुई। लॉन्ग जेंग्यू द्वारा उसे भाई तांग कहना स्वीकार्य था क्योंकि वह लॉन्ग जेंग्यू से थोड़ा परिचित था और लॉन्ग जेंगलिन का भी उससे संबंध था। लेकिन गु युमेटाओ के लिए उसकी कम उम्र का फायदा उठाकर इस तरह लापरवाही से बात करना सचमुच चिढ़ाने वाला था। एक विद्यार्थी लॉन्ग जेंग्यू के प्रति सम्मान दिखाते हुए तांग शियू ने सहज भाव से उत्तर दिया। गु युमेटाओ ने तांग शियू के रवैये को ध्यान से देखा और तुरंत क्रोधित हो गया। हालांकि तांग शियू की वास्तविक पहचान जानने से पहले ही उसने अपना क्रोध रोक लिया और उदासीनता से कहा, भाई तांग, ऐसे बहुत कम युवा हैं जिन्हें यंग मास्टर लॉन्ग मित्र मानते हैं। मुझे लगता है कि आपका पृष्ठभूमि काफी प्रभावशाली होगा, है ना? पृष्ठभूमि? तांग शियू की आंखों में ठंडी रोशनी की एक तीखी चमक कौंधी। साधना जगत में उसने शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले अनगिनत दुराचारी युवा गुरुओं का वध किया था। अपने हृदय में वह इन दुराचारी युवा गुरुओं से घृणा भी करता था। कहावत है, स्वर्ग, पृथ्वी या माता पिता पर निर्भर रहने से कोई सच्चा नायक नहीं बन जाता। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ निश्चयी और आत्मसुधार के लिए प्रयासरत व्यक्ति में स्वर्ग के विरुद्ध लड़ने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर दूसरे मुझे 1 इंच भी सम्मान दें तो मैं उन्हें 1 फुट का सम्मान दूंगा। तांग शियू शायद ही कभी दूसरों को उकसाता था, लेकिन अगर कोई उसे उकसाता तो वह खून के बदले खून और दांत के बदले दांत से बदला लेता था। अपने सामने बैठे व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसने उन्हें अनदेखा करना ही बेहतर समझा। भाई लॉन्ग, क्या प्रोफेशनल मैनेजर के पद को लेकर कुछ हुआ है? गु युमेटाओ के रवैये पर लॉन्ग जेंग्यू भी बेहद गुस्से में था, लेकिन वह एक व्यापारी था और व्यापार करने के लिए सरकारी अधिकारियों से निपटना अनिवार्य था, खासकर इसलिए क्योंकि लॉन्ग परिवार का कारोबार छोटा नहीं था और सरकार से गहराई से जुड़ा हुआ था। नगर पालिका पार्टी समिति के प्रथम सचिव के रूप में गु युमेटाओ के पिता, भले ही उनके पास ज्यादा वास्तविक शक्ति न हो, फिर भी एक विशेष दर्जा रखते थे, जिसके कारण कई लोग उन्हें आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। तांग शियू द्वारा गु युमेटाओ को पूरी तरह से नजरअंदाज करते देख उसने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने तांग शियू की ओर देखते हुए कहा, यह कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहते हुए कि उन्होंने तांग शियू को बैठने का इशारा किया और फिर आगे कहा, कुछ दिन पहले राजसी राजधानी से मेरे 2 मित्र कुछ काम से आए थे और मुझसे मिले। उनसे मुझे एक खबर मिली। 3 साल पहले विश्व के वित्तीय केंद्र वॉल स्ट्रीट से लौटी स्वर्णिम पेशेवर प्रबंधक कांग शिया ने राजसी राजधानी के पेंग ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। यदि संभव हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राजसी राजधानी जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करें। कांग जिया? तांग शियू ने असमंजस में पूछा, क्या यह व्यक्ति बहुत सक्षम है? बहुत ही काबिल, लॉन्ग जेंग्यू ने गंभीरता से कहा। गु युमेटाओ के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उन्होंने गु युमेटाओ की ओर देखा और कहा, कांग शिया को सिर्फ काबिल कहना कैसे सही होगा? वह व्यापार जगत में एक किंवदंती हैं। विदेशों में उन्होंने कई वित्तीय विलय और अधिग्रहण किए हैं, विभिन्न नई परियोजनाएं विकसित की हैं और कई विपणन चैनल स्थापित किए हैं। वॉल स्ट्रीट में उनकी बहुत ख्याति थी। 3 साल पहले वह चीन लौटी। पेंग ग्रुप के मालिक ने उसे मोटी रकम देकर सीईओ के पद पर नियुक्त किया। 3 साल से भी कम समय में उसने पेंग ग्रुप की कुल संपत्ति को 4 गुना बढ़ा दिया। अगर पेंग ग्रुप के उस मूर्ख युवा मालिक पेंग की वजह से ऐसा न होता तो पेंग ग्रुप शायद अगले कुछ वर्षों में देश के शीर्ष 50 उद्यमों में से एक बन जाता। जब अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने ये कहा तो उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, देश भर की सभी बड़ी कंपनियां कांग शिया को नौकरी पर रखने के लिए होड़ कर रही हैं, कुछ तो कंपनी के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा भी देने की पेशकश कर रही हैं, लेकिन सभी असफल रही हैं। नौजवान, तुम अभी बहुत बूढ़े नहीं हो। मुझे लगता है कि वह अकड़ू कांग शिया तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देगी, है ना? तांग शियू कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर लॉन्ग जेंग्यू की ओर देखकर बोली, मुझे उसकी संपर्क जानकारी दो। ठीक है। लॉन्ग जेंग्यू की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पिछले जोखिम भरे जुए के अनुभव के कारण उसे तांग शियू पर अटूट विश्वास हो गया था। उसके अनुसार दूसरों के पास जीतने का जरा सा भी मौका नहीं था, लेकिन तांग शियू उसे अप्रत्याशित रूप से चौंका सकता था। तांग शियू कांग शिया का फोन नंबर देने के बाद लॉन्ग जेंग्यू ने अचानक कहा,
भाई तांग, क्या मैं आपकी नई कंपनी में निवेश कर सकता हूँ? मैं 20 मिलियन लगाऊंगा और आप शेयर तय कर लीजिएगा। निवेश करना? तांग शियू ने थोड़ा सा भौहें से कोड़ी। लॉन्ग जेंग्यू ने तुरंत कहा, अगर आपको लगता है कि पैसा कम है तो मैं और दे दूंगा। भाई तांग, आपने पहले कभी कंपनी नहीं चलाई है, इसलिए हो सकता है कि आपको कई बातें समझ में न आती हों। व्यापार में स्वाभाविक रूप से कई तरह की समस्याएं आती हैं जिन्हें हल करना पड़ता है। और मेरा लॉन्ग परिवार कई सालों से स्टार सिटी में काम कर रहा है। अगर आप भविष्य में स्टार सिटी में अपनी कंपनी स्थापित करने की योजना बनाते हैं तो मैं कई तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। तांग शियू ने लॉन्ग जेंग्यू को ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, 5% शेयर, इससे ज्यादा नहीं। कांग शिया के आने के बाद अगर उसे यहाँ की स्थिति समझ नहीं आती है तो कृपया उसकी मदद करें। इस पल लॉन्ग जेंग्यू के प्रति तांग शियू की सकारात्मक धारणा और भी मजबूत हो गई। उसने लॉन्ग जेंग्यू को केवल इतना ही बताया था कि वह कॉस्मेटिक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, विस्तार से कुछ नहीं बताया था। लेकिन लॉन्ग जेंग्यू का उस पर भरोसा देखकर तांग शियू का दिल खुश हो गया। गु युमेटाओ ने लॉन्ग जेंग्यू को अजीब भाव से देखा और चिड़चिड़ाते हुए कहा, मैं कहती हूँ यंग मास्टर लॉन्ग, क्या आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं या बेवकूफ बनने को तैयार हैं? सिर्फ 5% शेयरों के लिए 20 मिलियन का निवेश कर रहे हैं और फिर भी तरह तरह के संपर्क बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या आप बीमार हैं? और ये लड़का, वह कहता है कि वह कांग शिया को आमंत्रित कर सकता है, और क्या वह सचमुच कर सकता है? सिर्फ वही। लॉन्ग जेंग्यू का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने असंतोष से कहा, मैं बीमार हूँ या नहीं ये तो आपको भविष्य में पता चल जाएगा। बीप बीप। तभी एक कार का हॉर्न बजा। 2 काली मर्सिडीज सेडान गाड़ियां दूर से धीरे धीरे आती हुई आईं और पास में आकर रुक गईं। 2 अधेड़ उम्र के आदमी गाड़ियों से बाहर निकले। लॉन्ग जेंग्यू और बाकी लोगों को देखकर वे तुरंत मुस्कुराए और उनकी ओर चल पड़े। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? लॉन्ग जेंग्यू उत्सुकता भरे भाव से उसके पास गई और पूछने लगी। लॉन्ग हानवेन की निगाहें तांग शियू और गु युमेटाओ पर पड़ी और वह मुस्कुराया, आज मैं खाली हूँ, इसलिए ली अंकल और मैं ओल्ड चांग से मिलने और साथ में शराब पीने आए हैं। लॉन्ग जेंग्यू ने तुरंत दूसरे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का अभिवादन करते हुए कहा, नमस्ते अंकल ली। ली नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याओयू अच्छा कर रही है। मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में कुछ बड़ा कारनामा किया है, स्टार सिटी के अन्य युवा मास्टर्स के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। सचमुच तुम अपने पिता की ही तरह हो। लॉन्ग जेंग्यू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, ली अंकल, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल वह शर्त जीतना पूरी तरह से मेरे इस भाई की वजह से ही संभव हो पाया। पिताजी, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, ये हैं तांग शियू। लॉन्ग हानवेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने तांग शियू को ऊपर से नीचे तक कुछ बार देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, जैसा कि कहावत है, युवा ही नायक बनते हैं। तांग शियू, तुम बहुत अच्छे हो, सचमुच बहुत अच्छे। अगर भविष्य में समय मिले तो शियायू और शियाओलिन से कहना कि वे तुम्हें घर ले जाएं। मैं तुम्हारी चाची से तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कहूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद अंकल लॉन्ग। लॉन्ग हानवेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लॉन्ग जेंग्यू ने कहा, पिताजी, तांग शियू एक कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है और मैं उसमें निवेश करना चाहता हूँ। क्या आप कोई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं? निवेश करना? लॉन्ग हानवेन ने तांग शियू को हैरानी से देखा। उन्होंने ही तांग शियू के बारे में छानबीन करने के लिए लोगों को भेजा था। देहात का एक नौजवान जिसके पास ज्यादा पूंजी नहीं है और जो अभी हाई स्कूल का छात्र है और अब वह कंपनी खोलने जा रहा है। शायद ये सिर्फ जेब खर्च के लिए एक छोटा मोटा उद्यम है। लॉन्ग हानवेन ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर निवेश करना है तो कर लो। तांग शियू, ये लड़का हालांकि छोटा है लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार परिपक्व और स्थिर है। ये भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। ठीक है, आप सब बातें करो, एक पल इंतजार करें। लॉन्ग हानवेन से संक्षिप्त बातचीत के बाद तांग शियू को उनके प्रति स्नेह का भाव महसूस हुआ। कहावत है, एक वीर पिता का पुत्र भी वीर होता है। लॉन्ग जेंग्यू उत्कृष्ट थे और उनके पिता भी अच्छे ही होंगे। लॉन्ग हानवेन का मित्र शायद उनकी मदद कर सके। इतना ही नहीं, इससे उनका लक्ष्य भी पूरी तरह से प्राप्त हो सकता था। लॉन्ग हानवेन ने उलझन में पूछा, क्या आपके पास अभी भी कुछ है? तांग शियू ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी निगाह चेन नाम के अधेड़ व्यक्ति पर पड़ी। उसने पहले ही गौर किया था कि चेन नाम के इस अधेड़ व्यक्ति को शारीरिक समस्या है और अब ध्यान से देखने पर उसे अपने विचार और भी पक्के हो गए। अपनी कलाई को आगे बढ़ाएं। चेन नाम का अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह से अचंभित था। वह पहले लॉन्ग हानवेन को फिर लॉन्ग जेंग्यू को देख रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि तांग शियू क्या करने वाला है, फिर भी उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। अन्य लोगों की हैरानी भरी निगाहों के बीच तांग शियू ने चेन नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नब्ज पर हाथ रखा। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद उनकी उंगली सीधे चेन के तानजोंग एक्यू पॉइंट पर लगी और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जोर से सांस लो। अध्याय 65 शर्तें। स्टार सिटी की एक प्रमुख बड़ी समूह कंपनी बायडे फार्मास्यूटिकल मुख्य रूप से दवाइयों के कारोबार में लगी हुई है। इसका पैमाना राष्ट्रीय दवा उद्योग में शीर्ष स्थानों में शुमार है। चेन झिझोंग बायडे फार्मास्यूटिकल के बड़े बॉस हैं, जिनके पास अरबों की संपत्ति और एक प्रमुख व्यक्तित्व है। उसने अपने सामने खड़ी तांग शियू की ओर देखा और उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या ये युवक मेरी नब्ज देख रहा है? क्या वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा का डॉक्टर है? क्या उसने ये पता लगाया कि मुझे आंतरिक चोटें आई हैं? असंभव, मेरी पत्नी के अलावा मेरी चोट के बारे में कोई नहीं जानता। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता था। चेन झिझोंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया और अपने मन से उस बेतुके विचार को झटक दिया। हालांकि लॉन्ग हानवेन के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने तांग शियू के अनुरोध पर गहरी सांस ली। फुफकार, उसके सीने से असहनीय दर्द उठ रहा था। दर्द की तीव्रता के कारण चेन झिझोंग की आंखें काली पड़ गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। उसी समय वह अपने आंतरिक अंगों से एक तीव्र जलन का स्पष्ट अनुभव कर सकता था। तांग शियू ने उसका हाथ छोड़ दिया और गंभीर भाव से कहा, आंतरिक चोटें हैं, बहुत गंभीर हैं। हमला करने वाले व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं थी, वरना आपको सिर्फ चोट ही नहीं लगती, आपके आंतरिक अंग चकनाचूर हो सकते थे। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है, इतनी गंभीर आंतरिक चोटों के बावजूद आप अभी भी चल फिर रहे हैं। साइड पर लॉन्ग हानवेन और चेन झिझोंग के आने के बाद से गु युमेटाओ, जिसे बोलने का मौका ही नहीं मिला था, उपेक्षित महसूस करने से विशेष रूप से असहज महसूस कर रही थी। इसके अलावा जिस तांग शियू को उसने तुच्छ समझा था, उसकी प्रशंसा प्रसिद्ध लॉन्ग हानवेन ने की और उसके सीने में ईर्ष्या उमड़ पड़ी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, तांग शियू, तुमने बॉस चेन के साथ क्या किया?
भूत होने का नाटक करना बंद करो, तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो, तांग शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं धोखेबाज हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आप गु युएटाओ गुस्से में था। तांग शियू ने उसे बीच में ही रोक दिया और ठंडे लहजे में कहा, तुम मैं किसी और से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में टोकने का क्या अधिकार है? या तो किनारे खड़े होकर देखते रहो या फिर वहां से निकल जाओ। गु युएटाओ का चेहरा एकदम लाल हो गया। अगर लॉन्ग हानवेन और चेन जिजोंग वहां नहीं होते तो वह तुरंत ऊपर जाकर तांग शियू को पीट देता। चेन जिजोंग ने अविश्वास भरी निगाहों से तांग शियू की ओर देखा। जैसे जैसे उसके सीने का दर्द धीरे धीरे कम होता गया, उसने अविश्वास से पूछा, आप कौन हैं? आपको कैसे पता चला कि मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं और यह कि मुझे किसी और ने चोट पहुंचाई है? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मैंने तुमसे कहीं अधिक गंभीर अनगिनत चोटें झेली हैं और मेरे साथियों ने भी, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि आंतरिक चोटें कैसी दिखती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कोई कीमती दवा जरूर ली होगी, है ना? चोट अस्थायी रूप से दब जाती है, लेकिन अगर लंबा समय बीत जाता है और दवा का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो आपकी आंतरिक चोटें और भी बदतर हो जाएंगी, क्योंकि उनका समय पर इलाज नहीं किया गया था। इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लॉन्ग हानवेन चौंक गई और बोली, भाई चेन, आपको क्या सच में अंदरूनी चोटें आई हैं? क्या हुआ? चेन जिजोंग ने कड़वाहट से सिर हिलाया। उन्होंने तांग शियू को ध्यान से देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई लॉन्ग, यह व्यर्थ की बातों का स्थान नहीं है। चलिए बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। लॉन्ग हानवेन ने तांग शियू को एक अजीब नजर से देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, छोटे तांग, चलो चलें। ठीक है, तांग शियू ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही समूह प्रबंधन कार्यालय भवन की ओर कुछ कदम बढ़ा, चेन जिजोंग अचानक रुक गया और उनके पीछे आ रही गु युएटाओ की ओर देखकर बोला, तुम सचिव गु के बेटे हो, है ना? हमें कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है और यह अवसर आपके लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ और करो। गु युएटाओ का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चेन जिजोंग उसे बर्खास्त कर देगा। पश्चाताप की लहरें उसके दिल से टकरा उठीं। उसे अभी अभी तांग शियू के खिलाफ बोलने का पछतावा हो रहा था, वरना वह उनकी कृपा पाने में असफल नहीं होता और इसके बजाय उन्हें नाराज कर देता। ये सब उस लानत तांग शियू की गलती है। गु युएटाओ ने अपना सारा गुस्सा तांग शियू पर निकाल दिया। वह लॉन्ग हानवेन और चेन जिजोंग जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन तांग शियू, अगर वह वहां न होता तो आज ये शर्मनाक स्थिति कभी नहीं होती। शायद लॉन्ग हानवेन और चेन जिजोंग ने भी उनकी प्रशंसा या प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे होंगे। संपत्ति प्रबंधन कार्यालय भवन भव्य ढंग से सजाए गए कार्यालय में लॉन्ग जिंगयू चाय बनाने में व्यस्त थे। चेन जिजोंग और लॉन्ग हानवेन के हार्दिक निमंत्रण पर तांग शियू उनके सामने रखे आलीशान सोफे पर बैठ गई। छोटे भाई तांग, चूंकि आप मेरी चोट देख सकते हैं तो आपको इसका इलाज करने का कोई तरीका तो पता होना चाहिए, है ना? सच कहूं तो मेरी पत्नी पारंपरिक चीनी चिकित्सा में डॉक्टर है और उसके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट हैं। हालांकि वह मेरी आंतरिक चोटों के मामले में कुछ हद तक असहाय है और उन्हें उभरने से रोकने के लिए केवल अस्थायी रूप से ही दबा सकती है। चेन जिजोंग ने उत्सुकता से तांग शियू की ओर देखते हुए उम्मीद भरे चेहरे के साथ पूछा। तांग शियू ने कहा, इलाज बहुत आसान है। वास्तव में? चेन जिजोंग अचानक खड़ा हो गया और सुखद आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पूछा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, यह वाकई बहुत आसान है। मैं आंतरिक चोटों के लिए आसानी से कई उपचार बता सकता हूँ। हालांकि आपके आंतरिक अंगों को चोट पहुंचती है और रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है, जिससे शारीरिक कार्यों में गिरावट आती है। अगर आप मेरी सलाह के अनुसार भी दवा लेते हैं तो भी पूरी तरह से ठीक होने में शायद 1.5 साल लग जाएंगे। चेन जिजोंग ने सुखद आश्चर्य के साथ कहा, अधिक समय? ठीक है, मैं। उसके शब्द अचानक रुक गए और उसका चेहरा एकदम भावहीन हो गया। उन्हें इस बात का भलीभांति एहसास हुआ कि चोट लगने के कारण उनका हमेशा वाला शांत स्वभाव खो गया था। मैं आपको थोड़े समय में ठीक कर सकता हूँ, तांग शियू ने आत्मविश्वास से कहा। चेन जिजोंग कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीरता से बोले, आपकी शर्तें क्या हैं? तांग शियू ने कहा, मेरी एक मदद करो। चेन जिजोंग ने कहा, कृपया मुझे बताएं, जब तक मैं इसे कर सकता हूँ मैं मना नहीं करूंगा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, ये वास्तव में बहुत सरल है। मुझे कुछ खास मौकों पर तुम्हारे झूठ बोलने की जरूरत है। बस इतना कह दीजिए कि पिछले 2-3 दिनों से आप प्रतिदिन नानझा कस्बे स्थित मेरे आवास पर आ रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से नानझा टाउन स्थित अपने घर पर ही था। चेन जिजोंग ने आश्चर्य से पूछा, बस इतना ही? हाँ, तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। चेन जिजोंग ने भारी मन से सिर हिलाया, मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किससे झूठ बोल रहे हैं? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, पुलिस। चेन जिजोंग का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में विचारशील भाव झलक उठा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। लॉन्ग हानवेन चुपचाप उनकी बातचीत सुन रही थी। ये देखकर कि वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं, उसने तुरंत लॉन्ग जिंगयू की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, श्याओयू, विला क्षेत्र में निगरानी कक्ष में जाओ। पिछले कुछ दिनों के सभी निगरानी फुटेज हटा दें। अगर कोई पूछे तो बस इतना कह देना कि निगरानी कैमरे खराब हो गए हैं और आपातकालीन मरम्मत के लिए रखरखाव कर्मियों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। लॉन्ग जिंगयू ने तांग शियू की ओर देखा और कमरे से बाहर निकल गया। तांग शियू ने लॉन्ग जिंगयू को जाते हुए देखा, फिर धन्यवाद में सिर हिलाया और कहा, महान कृपा के लिए धन्यवाद के शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अंकल लॉन्ग, अगर भविष्य में आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। लॉन्ग हानवेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। ये पहली बार था जब वह तांग शियू से मिला था। हालांकि उनके दोनों बेटों ने पहले उनके सामने तांग शियू की बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन उन्हें वास्तव में इस पर विश्वास नहीं था। आखिरकार एक हाई स्कूल के छात्र का कितना भार हो सकता है, चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों न हो, तथापि देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। आज उनकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से तांग शियू से हुई और हालांकि तांग शियू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके शब्दों और विभिन्न कार्यों से एक ऐसा संयम और व्यवहार झलक रहा था जो एक हाई स्कूल के छात्र में नहीं होना चाहिए। दरअसल उसे तांग शियू की ओर से एक सूक्ष्म दबाव का स्पष्ट एहसास हुआ। ये भावना अवर्णनीय थी, जैसे दर्पण में एक फूल या पानी में चंद्रमा, जिसने उसे सतर्क और दमित बना दिया। 18 साल पहले लॉन्ग हानवेन की मुलाकात एक बार एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका रूप रंग तो साधारण लग रहा था, लेकिन उससे एक सोए हुए प्रागैतिहासिक जानवर जैसी खतरनाक अनुभूति हो रही थी। बाद में पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति पहले एक सैनिक हुआ करता था। संयोगवश उस व्यक्ति का उपनाम भी तांग
था। तांग शियू की कई बार फिर से जांच करने के बाद लॉन्ग हानवेन ने चुपचाप उस विशेष भावना को दबा दिया। फिर चेन झिजोंग की ओर मुड़कर कहा, भाई चेन, छोटी। तांग ने अभी कहा कि आपको किसी और ने चोट पहुंचाई थी। क्या हुआ? क्या कोई ऐसा है जो तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? चेन झिजोंग ने तांग शियू की ओर देखा और फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई लॉन्ग, आप मुझे पहले केवल एक व्यवसायी के रूप में जानते थे, लेकिन आप मेरी दूसरी पहचान नहीं जानते थे। एक मार्शल आर्टिस्ट। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं और मेरे पास मार्शल आर्ट की प्राचीन विरासत है। आम लोग हमारे संपर्क में बहुत कम ही आते हैं। तांग शियू ने अचानक कहा, तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है। हालांकि तुम अब मुझसे थोड़े ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर्स के लिए तुम्हें हराना आसान है। चेन झिजोंग चौंक गया और बोला, तुम भी एक साधक हो? तांग शियू समकालीन समाज में पहली बार मार्शल आर्टिस्टों से मिल रहा था और उसका इरादा चेन झिजोंग से उनकी स्थिति के बारे में जानने का था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया। मैं वास्तव में एक साधक हूँ, लेकिन मेरी साधना आपकी साधना से अलग है। सच कहूँ तो मुझे वर्तमान में खेती करने वालों के समूह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? चेन झिजोंग ने कहा, दरअसल मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। मार्शल आर्ट की विरासतें पारिवारिक विरासतें या संप्रदाय की विरासतें हो सकती हैं। मैं कई ऐसे मार्शल आर्टिस्टों को जानता हूं जिन्हें पारिवारिक विरासत मिली है और उनमें से कुछ ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुके हैं। वे एक अबाबिल की तरह फुर्ती से चलते हैं और आसानी से पहाड़ों को भेदने में सक्षम हैं। तांग शियू के मन में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। उसे मार्शल आर्टिस्ट के दायरे के बारे में नहीं, बल्कि साधना के दायरे के बारे में जानने की जरूरत थी। चेन झिजोंग ने जिन मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर्स की बात की थी, वे साधकों के लिए घर घर खेलने वाले बच्चों से कम नहीं थे। थोड़ी सी भी ताकत रखने वाला साधक उन तथाकथित मार्शल आर्ट के महागुरुओं को आसानी से नष्ट कर सकता है। बाद में तांग शियू और लॉन्ग हानवेन को चेन झिजोंग से पता चला कि वह एक मार्शल आर्ट मास्टर द्वारा घायल हो गया था। इसका कारण ये था कि चेन झिजोंग और दूसरा पक्ष दोनों ही स्टार सिटी के जड़ी बूटी बाजार में मिलने वाली एक बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटी पर लालच रखते थे। आर्थिक शक्ति के संघर्ष के बाद चेन झिजोंग को अंततः वह दुर्लभ जड़ी बूटी प्राप्त हो गई। दूसरी पार्टी ने देखा कि वे आर्थिक रूप से चेन झिजोंग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गुपचुप तरीके से इसे हथियाने की कोशिश की। अंत में हालांकि चेन झिजोंग ने प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया, लेकिन वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ठीक है, मुझे बाद में और भी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अभी आपकी चोटों का इलाज कर देता हूँ। अंकल लॉन्ग, कृपया इस जगह की रखवाली करने में मेरी मदद करें और किसी को भी हमें परेशान न करने दें। लॉन्ग हानवेन ने कहा, किसी की जान बचाना आग बुझाने जैसा है। इसका इलाज अभी करना ही सबसे अच्छा है। चिंता मत करो, मैं तुरंत दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए लोगों को तैनात कर दूंगा और किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तांग शियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया और चेन झिजोंग को अपने कपड़े उतारने का निर्देश दिया, केवल एक बॉक्सर ब्रीफ पहने रहने को कहा। उसने चेन झिजोंग के चेहरे पर दिख रही शर्मिंदगी के संकेत को नजरअंदाज करते हुए उसके पेट में जोरदार घूंसा मारा। पफ। अध्याय 66। आधा उस्ताद चेन झिजोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तीव्र दर्द के कारण वह बेहोश हो गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह अचंभित था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तांग शियू ने कहा था कि वह उसकी चोटों का इलाज करेगा, लेकिन उसने उस पर हमला क्यों किया? और हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वह लगभग बेहोश हो गया था। दर्द सहो। तांग शियू तुरंत हरकत में आए और चेन झिजोंग के पीछे खड़ी हो गई। उसने कई बार मुक्के मारे और सभी मुक्के चेन झिजोंग की पीठ पर लगे। फिर उसने अपनी उंगलियों को फैलाया और अपने अंगूठे को शेंतांग एक्यू पॉइंट पर, अपनी मध्यमा उंगली को जुएंशु एक्यू पॉइंट पर और अपनी छोटी उंगली को जियांग एक्यू पॉइंट पर दबाया। खुलना। उसकी उंगलियां मुड़ी और उसकी दूसरी मुट्ठी ने एक बार फिर चेन झिजोंग की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। चेन झिजोंग की चीख के बीच में ही उसके मुंह से गहरे रंग का खून से सना हुआ तरल पदार्थ बाहर निकल आया। तांग शियू कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर चेन झिजोंग की ओर मुड़ा और अपने अंगूठे को चेन झिजोंग की छाती पर स्थित तांजोंग एक्यू पॉइंट पर सटीक रूप से दबाया। 3 बार दबाने के बाद उसकी हथेली मुट्ठी बन गई, बल 1/3 कम हो गया और उसने फिर से अपनी छाती पर प्रहार किया। खांसी खांसी। उसके मुंह से खून तेजी से निकला, लेकिन इस बार चेन झिजोंग द्वारा थूका गया ताजा खून पहले की तुलना में कहीं अधिक चमकीला लाल था। गिरना। तांग शियू ने अपने पैर के अंगूठे से चेन झिजोंग की एड़ी को जकड़ लिया और जैसे ही उसके पैर ऊपर उठे, उसका शरीर धड़ाम से पीछे की ओर गिर गया। हालांकि तांग शियू ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उसकी एक बांह पकड़ ली और पूरी ताकत से चेन झिजोंग को बिना उसे और कोई नुकसान पहुंचाए जमीन पर पटक दिया। किलिन हड्डी, व्हाइट टाइगर मेरिडियन, उड़ते हुए बंदर की भुजा। तांग शियू के हाथ लगातार चेन झिजोंग के शरीर को टटोल रहे थे और उसके चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य के भाव प्रकट होने लगे। उन्होंने फिर कहा, खेती बाड़ी के लिए ऐसे शरीर का होना कितना दुखद है। अद्वितीय साधना तकनीकों के बिना, एक शक्तिशाली गुरु के मार्गदर्शन के बिना वह अब एक चींटी के स्तर तक गिर गया है। कितनी शर्म की बात है। ये कहते हुए उसने अचानक दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर चेन झिजोंग की छाती पर बार बार थप्पड़ मारे। उसके थप्पड़ लयबद्ध थे, कभी कभी पक्षी की चहचहाहट की तरह तीखे, कभी कभी ढोल की थाप की तरह धीमे। धीरे धीरे चेन झिजोंग की लाल हो चुकी छाती पर खून जैसी लाल रेखाएं दिखाई देने लगीं और इन रेखाओं के भीतर कुछ बहते पानी की तरह लहराता हुआ प्रतीत हुआ। उनके बगल में लॉन्ग हानवेन अपने सामने का दृश्य देखकर अवाक रह गया। अगर उसने अपना मानसिक संतुलन बनाए नहीं रखा होता तो उसे लगता कि वह सपना देख रहा है। लगभग पूरी तरह नग्न अवस्था में चेन झिजोंग को तांग शियू लगातार पीट रहा था। ये किस प्रकार का उपचार था? चेन झिजोंग पहले से ही बुरी तरह घायल था। क्या इस पिटाई से उसकी मौत नहीं हो जाएगी? वह इसे रोकने के लिए बोलना चाहता था, लेकिन तांग शियू के शब्दों को याद करके वह केवल अपनी चिंता को अपने दिल में गहराई से दबा सका। समय धीरे धीरे बीतता गया। 10 मिनट से अधिक समय बाद चेंग जुमी दरवाजे के बाहर दिखाई दी। इस समय तांग जुमी का चेहरा भावहीन था। अपने सामने खड़े 4 लंबे सुरक्षा गार्डों को देखते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, मैं शहर की आपराधिक पुलिस टीम से चेंग जुमी हूँ। मामले की आवश्यकताओं के कारण मुझे स्थिति को समझने के लिए तांग शियू से बात करनी होगी। जहां तक मुझे पता है तांग शियू इसी कमरे में होनी चाहिए। कृपया एक तरफ हट जाएं। माफ कीजिए, हमारे बॉस का आदेश है कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। चेंग जुमी ने गुस्से से कहा, पुलिस जांच में सहयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉस कौन है। कृपया एक तरफ हट जाइए, अन्यथा आप पुलिस के काम में बाधा डालेंगे और कानून के तहत दंडित किए जाएंगे।
क्षमा मांगना। उसकी प्रतिक्रिया फिर से ठंडी आवाज में ही थी। क्या चल रहा है? लॉन्ग जिंगयू समय पर पहुंच गया। उसने चेंग जुमेई और अन्य 2 आपराधिक पुलिस अधिकारियों पर एक नजर डाली, फिर सुरक्षा गार्डों की ओर मुड़कर पूछा। चेंग जुमेई ने कहा, आप लॉन्ग जिंगयू हैं? लॉन्ग जिंगयू ने आश्चर्य से कहा, आप मुझे जानते हैं? चेंग जुमेई ने उदासीनता से कहा, स्टार सिटी के एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी उद्यमी, नई पीढ़ी के व्यापारिक उत्तराधिकारी, वित्तीय पत्रिकाओं में कई बार फीचर हो चुके हैं। मैं आपको कैसे नहीं जान सकती? मैं शहर की आपराधिक पुलिस टीम से चेंग जुमेई हूँ। मुझे तांग शियू से कुछ जानकारी चाहिए। कृपया उनसे एक तरफ हटने के लिए कहें। लॉन्ग जिंगयू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कैप्टन चेंग, है ना? मुझे बहुत खेद है, तांग शियू में इस समय मेहमानों से मिलना सुविधाजनक नहीं है। अगर संभव हो तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। मैं अंदर जाकर उन्हें सूचित कर देता हूँ। क्या? चेंग जुमेई स्तब्ध रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे तांग शियू को ये बताने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी कि वह उससे मिलना चाहती है। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्टार सिटी के प्रसिद्ध लॉन्ग परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी लॉन्ग जिंगयू थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तांग शियू की पिछली जांच में वास्तव में कुछ चूक हुई हो? क्या उसकी पहचान लॉन्ग जिंगयू की पहचान से भी अधिक दुर्जेय है? क्या बात इतनी बढ़ गई है कि लॉन्ग जिंगयू उसकी सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा है? लॉन्ग जिंगयू ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया। यह क्या है? चेंग जुमेई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लॉन्ग जिंगयू ने कहा, तांग शियू में इस समय मेहमानों से मिलना वास्तव में सुविधाजनक नहीं है। आप सभी एक पल रुकिए। कमरे के अंदर तांग शियू द्वारा अंतिम थप्पड़ मारने के बाद उसकी उंगली चेंग झिझोंग के तियांशु एक्यू पॉइंट पर दब गई। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद उसने हाथ छोड़ दिया और राहत की एक गहरी सांस ली। आपको कैसा लगता है? तांग शियू ने चेंग झिझोंग से पूछा, जो कांप रहा था लेकिन बेहोश नहीं हुआ था। मैं चेंग झिझोंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज मानो उसके गले में ही अटक गई। उसका शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा और उसकी पूरी त्वचा ऐसी लग रही थी मानो उसे अभी अभी उबाला गया हो, पूरी तरह से लाल। जल्द ही नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से उसके शरीर के हर रोम छिद्र से भूरे काले रंग की अशुद्धियों के अंश निकलने लगे। उसने उठने की कोशिश की, फिर अपने पैर मोड़े और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। आधे घंटे बाद चेंग झिझोंग ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें से प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। वह फुर्ती से उछला और सीधे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे बेहद सहज महसूस हो रहा था, मानो उसके पूरे शरीर से बंधन टूट गए हों। मेरी चोटें? कुछ पल के लिए अचंभित रहने के बाद उनके चेहरे पर तुरंत अपार खुशी के भाव उभर आए। उसने पाया कि न केवल उसकी आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, बल्कि उसकी साधना तकनीक का तीसरा स्तर, जिसे वह पार करने में असमर्थ था, वास्तव में पार कर लिया गया था। उसके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो रहा था और उसे पूर्ण आराम का एहसास हो रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक 10 साल से भी अधिक छोटा हो गया हो। श्रीमान टैंग, धन्यवाद। चेंग झिझोंग ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया, फिर अपनी मुट्ठियों को जोड़कर आंखों में आदर का भाव लिए कहा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ नहा लो, मुझे शायद बाद में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। चेंग झिझोंग अचंभित रह गया, फिर उसने सिर हिलाया और बाहर चला गया। जैसे ही चेंग झिझोंग कमरे से बाहर निकला, चेंग जुमेई की आंखों में थोड़ी सी उलझन दिखाई दी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा वह आदमी, जिससे बदबू आ रही थी और जो गंदा दिख रहा था, उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। श्याओ यू, उन्हें अंदर आने दो। कमरे के अंदर से लॉन्ग हानविन की आवाज आई। चेंग जुमेई ने लॉन्ग जिंगयू की और एक नजर डाली और फिर कमरे में चली गई। उसकी नजर लॉन्ग हानविन पर पड़ी और उसने उसे पहचान लिया। लॉन्ग जिंगयू के दरवाजे के बाहर पहरा देने का कारण भी उसे स्पष्ट हो गया। अंत में चेंग जुमेई की नजर तांग शियू पर पड़ी। तांग शियू को सोफे पर आराम से बैठकर चाय पीते देख वह कुछ कदम आगे बढ़ी और गहरी आवाज में बोली, तांग शियू, हम फिर मिले। तांग शियू ने कहा, कैप्टन चेंग, है ना? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या आपने पिछले मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर ली थी? मैं किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से मैंने उस वांछित अपराधी को मार डाला जिसने स्कूल में घुसपैठ की थी। चेंग जुमेई ने ठंडी सी आवाज में कहा, तांग शियू, जब तुम अच्छी तरह जानते हो तो मेरे साथ नासमझी का नाटक मत करो। जिंगनिंग जिले के बॉक्सिया रोड पर स्थित सुनसान ऑटो मरम्मत की दुकान में हुई हत्या, क्या ये सब तुमने किया था? तांग शियू ने भ्रम का नाटक करते हुए कहा, कैप्टन चेंग, आप एक जोड़े को रंगे हाथों पकड़िए और एक चोर को सामान के साथ उस जिले और उस सड़क पर हुए उस हत्या के मामले का मुझसे क्या लेना देना है? आप पुलिस अधिकारी हैं, आपको मानहानि के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। चेंग जुमेई बेहद परेशान थी। तांग शियू के पलटवार ने उसे चौंका दिया था। हालांकि वह आखिरकार शहर की आपराधिक पुलिस टीम की एक कुलीन सदस्य थी और उसने जल्दी ही अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया। अपने शब्दों को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, तांग शियू, मैंने अभी कुछ गलत बोल दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पिछले कुछ दिनों से अचानक गायब क्यों हो गए थे? और कुछ घंटे पहले आप कहाँ थे? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त था, नानशान कस्बे में अपने घर पर ही रहा। कुछ घंटे पहले मैं घर पर था। आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं? कोई मेरे लिए इसे साबित कर सकता है, क्योंकि मैं पूरे समय उसके साथ ही रही हूँ। कौन? चेंग झिझोंग। चेंग जुमेई ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि यह नाम जाना पहचाना सा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ सुना था। उसने दोबारा बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी कमरे से निकले व्यक्ति का चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने कौंध गया। क्या अभी अभी जो व्यक्ति सामने आया वह बाइडे फार्मास्यूटिकल के बड़े बॉस चेंग झिझोंग थे? 10 मिनट से अधिक समय बाद चेंग झिझोंग ने स्नान किया, किसी तरह बदलने के लिए साफ कपड़े ढूंढे और कमरे में लौट आया। बॉस चेंग, क्या आप साबित कर सकते हैं कि तांग शियू पिछले 3-4 घंटों से आपके साथ है? चेंग जुमेई ने पूछा। चेंग झिझोंग मुस्कुराए और बोले, हाँ, शाओ तांग सचमुच मेरे साथ थी। वैसे वो वाकई कमाल का है। मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं लगभग हर दिन नानशान टाउन आ रहा हूं ताकि शियाओ तांग मेरा इलाज कर सके। ये चेंग जुमेई को एहसास हुआ कि उसकी सारी धारणाएं गलत थीं। तांग शियू के पास एक गवाह था जो ये साबित कर सकता था कि वह कुछ घंटे पहले नानशान कस्बे में था, न कि जिंगनिंग जिले के बॉक्सिया रोड पर स्थित परित्यक्त ऑटो मरम्मत की दुकान पर, जहां अपराध हुआ था। इसका मतलब ये था कि उसके पास अपराध करने का समय नहीं था। टैंग शियू, बॉस चेन, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हमें अभी और भी काम करने हैं, इसलिए हम आपको और परेशान नहीं करेंगे।
तांग शियू का चेहरा शांत था जब उसने चेंग जुमी और अन्य 2 लोगों को जाते हुए देखा। फिर उसने अपनी चाय दोबारा उठाई और एक हल्की सी घूंट ली। इस घटना ने उन्हें एक बात का एहसास दिलाया, भविष्य में अगर उन्हें कुछ भी करना हो, खासकर पुलिस से निपटते समय, तो उन्हें हमेशा पहले से ही भागने का रास्ता तय कर लेना चाहिए। चेन जिजोंग और लॉन्ग हानविन ने तांग शियू से कभी नहीं पूछा कि उसने क्या किया था, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से बाद में किसी को जांच के लिए भेजने का फैसला किया। धड़ाम, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, चेन जिजोंग तांग शियू के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। भाई चेन, आप क्या कर रहे हैं? लॉन्ग हानविन ने अवाक होकर चेन जिजोंग को देखा और आश्चर्य से कहा। चेन जिजोंग ने लॉन्ग हानविन को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में कट्टरता भरी हुई थी और उसने आदरपूर्वक कहा, श्रीमान तांग, आपके मार्शल आर्ट के क्षेत्र के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। आपने मेरी आंतरिक चोटों को ठीक किया, इसलिए आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। अतः कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, हे उपकारक। क्या? लॉन्ग हानविन अचंभित रह गया और अविश्वास भरी निगाहों से चेन जिजोंग को देखने लगा, मानो उसके सामने खड़ा व्यक्ति दशकों पुराना उसका दोस्त नहीं, बल्कि कोई अजनबी हो। ये किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक था? क्या बाइडे फार्मास्यूटिकल के प्रतिष्ठित बड़े बॉस, अरबों की संपत्ति के मालिक, वास्तव में एक हाई स्कूल के छात्र के पास प्रशिक्षु के रूप में काम करने जा रहे थे? क्या चेन जिजोंग पागल हो गया था, या फिर पूरी दुनिया पागल हो गई थी? अध्याय 67, वार्तालाप कौशल। तांग शियू का चेहरा भावहीन हो गया। अपने सामने घुटने टेककर बैठे चेन जिजोंग को देखकर भी वह अविचलित रहा। उसके विचार में, भले ही चेन जिजोंग उसका शिष्य बन जाए, वह इस जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वह शायद ही अमरत्व प्राप्त कर पाएगा। पिछले अमरलोक में कितने शक्तिशाली अमर प्राणी उनके शिष्य बनने के लिए बेताब थे, और अंत में उन्होंने केवल कुछ प्रतिभाशाली नामात्र के शिष्यों को ही सहजता से स्वीकार किया। नहीं, तांग शियू ने ठंडे लहजे में इनकार करने के बाद उठकर लॉन्ग हानविन की ओर देखा और कहा, अंकल लॉन्ग, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले वापस चलता हूँ। लॉन्ग हानविन ने तांग शियू को अजीब भाव से देखा, फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठे चेन जिजोंग पर नजर डाली। उसके होठों के कोने कुछ बार फुरफुराए और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जाओ और अपना काम निपटाओ। याद रखना, जब समय मिले तो शियाओ यू और शियाओ लिन के साथ रात के खाने पर आना। तांग शियू ने सिर हिलाया, लॉन्ग जेंग्यू का अभिवादन किया और फिर सीधे चले गए। पिताजी, मैं तांग शियू को विदा कर दूंगा। पूरी तरह से स्तब्ध रह गई लॉन्ग जेंग्यू ने तुरंत कहा। कमरे में केवल लॉन्ग हानविन और चेन जिजोंग ही बचे थे। चेन जिजोंग का चेहरा पीला पड़ गया था। वह धीरे धीरे उठा और आंखों में निराशा का भाव लिए चुपचाप सोफे पर वापस बैठ गया। लॉन्ग हानविन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भाई चेन, क्यों परेशान हो रहे हो? भले ही तांग शियू बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या यह आपको उसके शिष्य बनने के लिए घुटने टेकने और भीख मांगने के लिए काफी है? चेन जिजोंग ने सिर हिलाते हुए कड़वाहट से कहा, भाई लॉन्ग, आप समझते नहीं हैं। इस जीवन में मेरा सबसे बड़ा शौक मार्शल आर्ट है। जब मैं छोटा था तब मैं मार्शल आर्ट का एक प्रसिद्ध दीवाना था। बाद में, क्योंकि मेरा परिवार गरीब था, मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन मार्शल आर्ट के प्रति मेरा जुनून जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ साथ यह जुनून और भी बढ़ता जा रहा है। श्री तांग सचमुच अद्भुत हैं, इतने अद्भुत कि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लॉन्ग हानविन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तांग शियू ने पहले यह नहीं कहा था कि उसकी ताकत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है? चेन जिजोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत हो, उसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। क्या तुम्हें याद है जब वह मेरा इलाज कर रहा था? उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं और शक्ति पर उसका नियंत्रण बेहद सटीक था। सबसे महत्वपूर्ण बात, अंदाजा लगाओ वह क्या है? लॉन्ग हानविन ने उलझन में पूछा। यह क्या है? चेन जिजोंग ने गहरी आवाज में कहा, मैं खानदानी आंतरिक साधना पद्धति का अभ्यास करता हूँ और 10 साल से भी पहले मैंने द्वितीय चरण को पार कर लिया था, लेकिन पिछले 10 सालों में लाख कोशिशों के बावजूद मैं तीसरे चरण को पार नहीं कर पाया। श्री तांग ने न केवल मेरी आंतरिक चोटों को ठीक करके मेरी जान बचाई, बल्कि इलाज के दौरान मुझे बहुत लाभ भी पहुंचाया। अभी अभी ठीक होने के बाद मुझे पता चला कि मैंने तीसरे चरण को पार कर लिया है। फुफकार। लॉन्ग हानविन को गहरा सदमा लगा। चेन जिजोंग 10 साल से अधिक समय से दूसरे चरण में अटका हुआ था और उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। फिर भी तांग शियू की आकस्मिक मदद से उसने अभी अभी सफलता प्राप्त कर ली थी। चेन जिजोंग ने फिर कहा, भाई लॉन्ग, आप नहीं जानते कि मेरी साधना विधि का दूसरे चरण से तीसरे चरण में पहुंचना क्या मायने रखता है। इसे ऐसे समझिए, श्री तांग द्वारा मेरा उपचार करने से पहले की तुलना में मेरी वर्तमान शक्ति कई गुना बढ़ गई है। बोलते बोलते वह धीरे धीरे नीचे बैठ गया और फिर उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर जोर से पटकी। धमाका। फर्श की टूटी हुई टाइलें इधर उधर बिखर गईं और समतल और ठोस जमीन पर लगभग 1 इंच गहरा एक छोटा सा गड्ढा बन गया। फिर भी चेन जिजोंग की मुट्ठी पर कोई चोट के निशान नहीं थे। लॉन्ग हानविन अचानक सोफे से उछल पड़ा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई अजनबी देख लिया हो, और वह हैरानी से बोला, ये कैसे संभव है? आपकी ताकत। चेन जिजोंग ने गंभीरता से कहा, उदाहरण के लिए, अगर मेरी मुक्केबाजी की ताकत पहले 100 पाउंड की, तो अब कम से कम 300 पाउंड हो गई है। आगे अभ्यास जारी रखने पर मेरी ताकत तेजी से बढ़ेगी। भाई लॉन्ग, क्या अब आप समझ गए हैं कि श्री तांग ने मुझ पर कितना बड़ा सौभाग्य बरसाया है? लॉन्ग हानविन ने अचंभित होकर सिर हिलाया। काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि आज उसे बहुत सारे झटके लग चुके हैं। नानशा टाउन में स्थित विला के अंदर तांग शियू घर लौटकर सीधे दूसरी मंजिल के बेडरूम में चले गए। बेडरूम की बालकनी पर खड़े होकर विला क्षेत्र के मनोरम दृश्य को निहारते हुए तांग शियू ने अपना फोन निकाला और अपने संपर्कों में कांगशिया नाम देखा। उनका अंगूठा डायल बटन पर तो गया, लेकिन उन्होंने उसे दबाया नहीं। व्यापार जगत की उस दिग्गज हस्ती का विश्वास जीतने और उसे अपने फायदे के लिए भर्ती करने के तरीकों पर विचार करते हुए उसकी आंखों में एक गंभीर भाव झलक उठा। लॉन्ग जेंग्यू ने कांगशिया के संपर्क विवरण देते समय उसे उसकी सारी जानकारी दे दी थी, इसलिए उसे उसकी स्थिति का सामान्य ज्ञान था। अलग थलग, जिद्दी, साहसिक भावना से परिपूर्ण, अपरंपरागत रास्तों पर चलना पसंद करती है, समय की सटीक समझ रखती है और एक बार अवसर मिलते ही निर्णायक रूप से कार्य करती है। तांग शियू को कांगशिया के बारे में ये बातें याद आईं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने अंगूठे से डायल बटन दबा दिया। घंटी बजने के कुछ सेकंड बाद ही कॉल का जवाब दिया गया। ये कांगशिया है। ये कौन है? तांग शियू ने बाहर के खूबसूरत नजारे को देखते हुए कहा, मैं तांग शियू हूँ, एक ऐसा नाम जो आपने शायद नहीं सुना होगा। मैं सीधी बात करना पसंद करती हूँ। आपको बुलाने का मेरा मकसद सीधा साधा है। मैं आपको भविष्य में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाना चाहती हूँ। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं?
फोन के दूसरी तरफ कांशिया 10 सेकंड से अधिक समय तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, सच कहूं तो आपके सरल शब्दों ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है। मुझे बताइए, आप मुझे किस तरह का रास्ता दिखा सकते हैं? तांग शियू ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मान लीजिए 2 कॉस्मेटिक उत्पाद हैं, जिनमें से एक में अत्यधिक प्रभावी सफेदी और नमी प्रदान करने वाले गुण हैं, जो किसी महिला की त्वचा की गुणवत्ता में मौलिक रूप से सुधार करने में सक्षम है। यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाले उच्च श्रेणी के सफेदी लाने वाले उत्पाद भी इसके प्रभाव का 10वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि जब इस कॉस्मेटिक उत्पाद को बड़े पैमाने पर बाजार में लॉन्च और परीक्षण किया जाएगा तो क्या होगा? दूसरा उत्पाद दाग धब्बों को ठीक कर सकता है और मुहासे व दाग धब्बे हटाने में भी कारगर है। ध्यान से सुनिए, ये वास्तविक प्रभाव हैं, जिन्हें चिकित्सीय प्रभाव भी कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस उत्पाद को बड़े पैमाने पर बाजार में लॉन्च और परीक्षण किए जाने के बाद क्या होगा? शाही राजधानी के एक आलीशान रिजॉर्ट में कांशिया अपने आकर्षक शरीर और मासूम चेहरे के साथ एक सेक्सी बिकिनी पहने हुए एक बड़े स्विमिंग पूल के किनारे एक लाउंज कुर्सी पर बैठी थी, जहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह एक हाथ से अपने गीले लंबे बालों को सुखा रही थी और दूसरे हाथ में अपना फोन पकड़े हुए थी। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। यह उस उदासीन भाव से बिल्कुल अलग था जो कुछ क्षण पहले उसके चेहरे पर था जब उसने लगभग फोन काट ही दिया था। देखने में तो 2 सवाल लग रहे थे, लेकिन असल में एक ही सवाल था। वह वास्तव में ये कहना चाहती थी कि यदि इन दोनों कॉस्मेटिक उत्पादों का वास्तव में वही प्रभाव होता जैसा कि दूसरे पक्ष ने बताया था, तो बड़े पैमाने पर बाजार में लॉन्च और परीक्षण होने के बाद वे आज समाज में निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देते। वास्तव में उनका कारोबार खूब फलता फूलता। लेकिन क्या ये दोनों कॉस्मेटिक उत्पाद सचमुच इस दुनिया में मौजूद हैं? कांशिया को पता नहीं था, लेकिन वह अवसरों को पहचानने में माहिर थी। इस बार उसकी चुप्पी काफी देर तक, पूरे 2 मिनट तक रही। फिर उसने धीरे से कहा, कॉलर आईडी से पता चलता है कि आपका नंबर स्टार सिटी से है। मैं आपको इन 2 कॉस्मेटिक उत्पादों के नमूने भेजने के लिए 2 दिन का समय देती हूँ। एक बार जब मैं इनका असर देख लूंगी तो हम फिर से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब आपको मेरा फोन नंबर मिल गया है तो आपको मेरा पता भी मिल जाना चाहिए। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मुझे किसी के निर्देश लेना पसंद नहीं है। अगर कोई मेरे लिए काम करता है तो एक बार अधिकार सौंप देने के बाद मैं उसे आदेश नहीं देता। मैं व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और व्यापारिक मामलों में उलझने का समय भी नहीं है। मेरा मतलब, मुझे लगता है कि आप अपनी समझदारी से समझ गए होंगे। ठीक है, बस इतना ही। मैं स्टार सिटी में आपका इंतजार करूंगा। पहुंचने पर मुझसे संपर्क कर लेना। ये कहने के बाद तांग शियू ने सीधे फोन काट दिया। इंपीरियल कैपिटल रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में कांशिया अपने फोन से आ रहे व्यस्त सिग्नल को खाली निगाहों से सुन रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दूसरी तरफ से किसी ने इस तरह फोन काट दिया। वह कौन थी? वह कांशिया थी, एक ऐसी व्यावसायिक हस्ती जिसकी अनगिनत लोग चापलूसी करते थे, खुशामद करते थे और उसे अपने फायदे के लिए भर्ती करने की हर संभव कोशिश करते थे। पहले हमेशा वही फोन काट देती थी, आज पासा कैसे पलट गया और किसी और ने उसका फोन काट दिया। क्या वह व्यक्ति पागल था या उसका आकर्षण खत्म हो गया था? ऐसा लग रहा था जैसे वही उससे मदद मांग रहा हो, है ना? कांशिया कुछ शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने लापरवाही से अपना फोन लाउंज चेयर के बगल में रखी कॉफी टेबल पर फेंक दिया। लेकिन उस व्यक्ति के शब्द अभी अभी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बहुत ही घमंडी, बहुत ही साहसिक। कांशिया ने दूसरे पक्ष का 2 बार आकलन किया और चुपचाप समस्या पर विचार करने लगी। उसे नहीं पता था कि यह कोई अवसर है या नहीं, लेकिन अगर यह अवसर था और उसने इसे भुना लिया तो उसे पूरा विश्वास था कि वह सबको चौंका देगी। लेकिन अगर यह अवसर नहीं था तो शायद वह मूर्ख बन जाएगी। तांग शियू, स्टार सिटी से तांग शियू। कांशिया ने अपना फोन फिर से उठाया, एक नंबर डायल किया और भारी आवाज में बोली, एंडी, किसी के बारे में पता लगाने में मेरी मदद करो। मेरे पास सिर्फ 5 सुराग हैं। उसका नाम, वह स्टार सिटी में है, वह पुरुष है, वह बहुत घमंडी है और उसका फोन नंबर। मुझे जवाब मिलने में कितना समय लगेगा? 1 दिन। फोन से एक मधुर आवाज आई। कांशिया ने कहा, आधा दिन। नानशा टाउन। फोन रखने के बाद तांग शियू ने हान किंगवू और युआन चुलिंग को अलग अलग फोन किया। युआन चुलिंग ठीक था, उसकी मां को बचा लिया गया था और उसने फोन पर केवल यही पूछा कि क्या तांग शियू ने ही उसकी मां को बचाया था, जिसका तांग शियू ने सीधा जवाब नहीं दिया। जहां तक हान किंगवू की बात है, तांग शियू को उससे बात करना थोड़ा मुश्किल लगा। मन ही मन उसे थोड़ी बेबसी और एक अजीब सी अनुभूति हुई। आखिरकार हान किंगवू उस स्त्री से बहुत मिलती जुलती थी जिसे वह अमरलोक में जानता था और उसके प्रति उसके मन में एक अवर्णनीय भावना थी। फोन पर उसने बार बार माफी मांगी और कल स्कूल जाने का वादा किया, लेकिन कड़ी फटकार सुनने के बाद ही उसे अस्थायी रूप से माफ किया गया। सभी मामलों को निपटाने के बाद तांग शियू ने चेन झिझोंग के अनुभव के बारे में सोचा। उसे औषधीय सामग्री बाजार में एक बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटी मिली। चूंकि आज सुबह का समय है तो क्यों न मैं भी औषधीय सामग्री बाजार जाकर देख लूं। तांग शियू एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने तुरंत निर्णय लिया। उसने आज गुंडों से मिले 10,000 युआन से अधिक नकद निकाले, उन्हें वापस अपने थैले में रखा और तुरंत निकल पड़ा। हालांकि उसने एक आंख वाले की दादी को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन अभी नहीं। उसके पास पैसों की कमी थी, इसलिए वह अभी जो पैसे उसके पास थे उन्हीं का इस्तेमाल करेगा। बड़बड़ाहट। अचानक तांग शियू जम गया। उसके पेट से आ रही गड़गड़ाहट की आवाज ने उसे याद दिलाया कि उसने आज नाश्ता या दोपहर का खाना नहीं खाया था। अध्याय 68 पीछा किया जा रहा है। कृपया संग्रह करें। तांग शियू को भूख का एहसास अच्छा लगता था क्योंकि इससे उसे स्थिरता का अनुभव होता था। अमरलोक में उसे खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर कभी उसे कुछ खाने की इच्छा होती तो वह बस दुर्लभ व्यंजनों और विदेशी फलों का स्वाद चख लेता था। 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं। 5 अनाज। जीवन के सांसारिक वातावरण ने उसे मदहोश कर दिया था। सबसे सुखद बात थी उसकी मां की उपस्थिति। 10,000 वर्षों के पश्चाताप के बाद अब वह प्रायश्चित कर सकता था और वह इस अवसर को अत्यंत संजो कर रखना चाहता था। एक पल के बाद तांग शियू विला से बाहर निकला और चिड़ियों के मधुर गीत और सुगंधित फूलों से भरे वृक्षों से घिरे रास्ते पर टहलने लगा, अपने आसपास के शांत वातावरण का आनंद लेते हुए। उसका मन सुकून से भरा हुआ था। नानशा टाउन वास्तव में स्टार सिटी के शीर्ष आलीशान विला क्षेत्रों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। रास्ते में मिलने वाला हर सुरक्षा गार्ड रुककर उसे सलाम करता और सम्मान दिखाता। पैसा दुनिया को गोल बनाता है,
तांग शियू चुपचाप इस कथन का आनंद ले रहा था और जितना अधिक वह इस पर विचार करता उतना ही यह उसे अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण लगता। आधुनिक समाज अमर लोक से बहुत अलग था। अमर लोक में बलवानों का सम्मान किया जाता था, जबकि इस समाज में धन और शक्ति सर्वोपरि थे। नमस्कार श्रीमान टैंग, लंबी और आकर्षक प्रॉपर्टी मैनेजर लॉन्ग जुयाओ संयोगवश वहां से गुजर रही थी और उसने मुस्कुराते हुए तांग शियू का अभिवादन किया। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें अचानक घर की साफ सफाई याद आई और उन्होंने लॉन्ग जुयाओ को पुकारते हुए कहा, मैनेजर लॉन्ग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लॉन्ग जुयाओ मुस्कुराई और बोली, कृपया श्रीमान तांग। तांग शियू ने बेबसी से कहा, मैनेजर लॉन्ग, क्या नानशा टाउन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस सफाई सेवाएं प्रदान करता है? मैं किसी को नियमित रूप से सफाई के लिए बुलाना चाहूंगी। लॉन्ग जुयाओ ने जवाब दिया, हमारी कम्युनिटी सफाई सेवाएं तो देती है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगता है। दरअसल मेरा सुझाव है कि आप कुछ नौकर चाकर रख लें श्रीमान तांग। आखिर आपके घर में कई कीमती सामान होंगे और हालांकि हमारे सफाई कर्मचारी ईमानदार हैं, फिर भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तांग शियू ने कहा, नौकरों को काम पर रखने का काम अभी रुकना पड़ेगा। ऐसा क्यों ना हो, आप पहले किसी को मेरे यहाँ सफाई करने के लिए भेज दें और मैं आपको अभी जो भी खर्च आएगा वह दे दूंगी। उसके साथ तांग शियू ने अपने बैग से 100 युआन के नोटों का एक बंडल निकाला और सीधे लॉन्ग जुयाओ को सौंप दिया। लॉन्ग जुयाओ ने तांग शियू को हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने साथ इतनी नकदी लेकर आएगा। उसने अनुमान लगाया कि 100 युआन के नोटों का गट्ठा लगभग 10,000 युआन का होगा। इसके अलावा जब तांग शियू ने अपने थैले से पैसे निकाले तो उसकी पैनी नजर अंदर रखे 100 युआन के नोटों के कई और गट्ठों पर पड़ी। कितना अजीब इंसान है, लॉन्ग जुयाओ ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इन दिनों तो धनी लोग भी इतनी नकदी साथ लेकर नहीं चलते थे। समय बदल रहा था और कार्ड से भुगतान की सेवाएं खूब फल फूल रही थीं और पूरी आबादी में व्यापक रूप से प्रचलित हो गई थीं। श्रीमान टैंग, आपको अभी मुझे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अपनी मासिक संपत्ति शुल्क का भुगतान करेंगे तो हमारा प्रबंधन कार्यालय लागत की गणना करेगा और आपको कुल राशि और विस्तृत विवरण प्रदान करेगा। तांग शियू ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। सफाईकर्मियों को हर 2-3 दिन में एक बार बुला लेना। मुझे और भी काम है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। अलविदा श्रीमान तांग। लॉन्ग जुयाओ ने तांग शियू के जाते हुए रूप को देखा। उसकी आंखों में विचारमग्न भाव था। वह तांग शियू के बारे में बहुत उत्सुक थी क्योंकि नानशा टाउन का सबसे महंगा मनोरम विला, नजारों का राजा, मूल रूप से उसके चचेरे भाई लॉन्ग जेंग्यू के लिए आरक्षित था। यहाँ तक कि आंतरिक सज्जा भी उसके चचेरे भाई ने विशेष रूप से करवाई थी और इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियां उच्च कोटि की थीं। तो फिर उसके चचेरे भाई ने वह विला इस युवक को क्यों दे दिया? नानशा टाउन इलाका इतना विशाल था कि तांग शियू को बाहर निकलने में काफी समय लग गया। नानशा कस्बे के पास एक चहल पहल भरी व्यावसायिक सड़क थी जिसके दोनों ओर दुकानें थीं और तरह तरह के सामान उपलब्ध थे। हर दुकान मध्यम से उच्च श्रेणी की थी। जैसे ही तांग शियू ने व्यावसायिक सड़क पर कदम रखा, उसे हवा में तैरती स्वादिष्ट भोजन की खुशबू महसूस हुई। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर आसपास के क्षेत्र पर पड़ी और उसने तुरंत एक प्राचीन शैली का रेस्तरां देखा। पट्टिका पर 3 अक्षर, ड्रंकन इमॉर्टल पवेलियन, नशे में धुत अमर मंडप, एक जीवंत और प्रवाहमय लिपि में खुदे हुए थे। रेस्तरां में प्रवेश करते ही तांग शियू खिड़की के पास वाली मेज पर बैठ गया। जब वेटर मेन्यू लेकर आया तो उसने सहजता से 2 व्यंजन और एक मुख्य व्यंजन का ऑर्डर दिया और फिर चुपचाप इंतजार करने लगा। तांग शियू की निगाहें कांच की खिड़की से आर पार गईं और दूर गली के छोर पर संदिग्ध रूप से घात लगाए बैठे कुछ युवकों पर उनकी नजर पड़ी। नानशा कस्बे से निकलने के बाद से ही उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हालांकि उन्हें आगाह न करने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इधर उधर नहीं देखा था, बल्कि यहाँ आकर उन्हें छुपकर देख रहे थे। अब वह थोड़ा चिंतित था। उसे डर था कि जिन बदमाशों को उसने मारा था उनमें से कुछ बच गए होंगे। उसे प्रतिशोध का डर नहीं था, लेकिन खुले भाले की तरह छिपे हुए तीर से बचाव करना मुश्किल था। उसे आशंका थी कि बचे हुए लोग उसकी मां से बदला लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने युआन चुलिंग से बदला लेने के लिए उसकी मां का अपहरण किया था। सड़क के कोने पर स्कारफेस ली दीवार से टिककर सिगरेट पीते हुए ड्रंकन इमॉर्टल पवेलियन के अंदर तांग शियू को देख रहा था। वह आधे घंटे पहले नानशा टाउन पहुंचा था क्योंकि उसे एक समस्या को सुलझाने के लिए पैसे दिए गए थे। उसने ये काम अनगिनत बार किया था। बड़े भाई, हमने अभी कार्रवाई क्यों नहीं की? उस लड़के को देखकर लगता है कि मैं उसे अकेले ही हरा सकता हूँ, पीले रंग से रंगे बालों वाले एक युवक ने हैरानी से पूछा। हाँ, जब वह लड़का नानशा टाउन छोड़कर गया तो हमारे पास उससे निपटने का मौका था, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? एक और हटे कट्टे युवक ने पूछा। स्कारफेस ली ने ताना मारते हुए कहा, तुम दोनों बहुत अधीर हो। हमारे काम में सावधानी ही सर्वोपरि है। आज जब यंग मास्टर गू ने मुझसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस लड़के की पहचान थोड़ी असामान्य है। हम इसे बिगाड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। येलो हेयर ने लापरवाही से कहा, बॉस, यंग मास्टर गू ने अभी अभी हमें उसके पैर तोड़ने को कहा है। हम बस उस पर हमला करके उसे अपाहिज कर देंगे और तुरंत निकल जाएंगे। स्टार सिटी इतनी बड़ी है कि काम पूरा होने के बाद शायद उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने हराया। चुप रहो। स्कारफेस ली ने येलो हेयर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा, तुम दोनों ये बात याद रखना, लापरवाही हमें बहुत भारी पड़ेगी। तुम मेरे साथ कुछ सालों से काम कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम नदी के किनारे बार बार चलोगे तो तुम्हारे जूते गीले हो ही जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे सारे भाई फंस जाएं। दाहू, शियाओ कियांग और बाकी लोगों से पूछो कि वे कहाँ हैं। मजबूत शरीर वाले उस युवक को स्कारफेस ली को गुस्से में देखकर झटका लगा और उसने निर्देशानुसार तुरंत उनसे संपर्क किया। थोड़ी देर बाद उसने फोन रख दिया और कहा, बॉस, शियाओ कियांग और बाकी लोग जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। स्कारफेस ली ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे ही शियाओ कियांग और बाकी लोग आ जाएंगे हम सही मौके का इंतजार करेंगे। अगर 1 दर्जन लोग अचानक उस बच्चे पर हमला कर दें तो चाहे उसके 3 सिर और 6 हाथ ही क्यों न हो, उसके पैर टूटने से वह नहीं बच पाएगा। हम मजबूत शरीर वाले उस युवक ने बार बार सिर हिलाया। पास ही स्थित एक 3 मंजिला इमारत की छत पर गू युमेटाओ दूरबीन पकड़े किनारे पर खड़ा था। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी ब्रीफकेस और चश्मा लिए खड़ा था। युवा स्वामी गू, हमने दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच नहीं की है और हम जल्दबाजी में लोगों को कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? नानशा टाउन में उसके रहने से मुझे लगता है कि यह केवल लॉन्ग जेंग्यू के साथ उसके संबंध का मामला नहीं है। शायद उसमें कुछ खास बात है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा।
गु युएटाओ ने ताना मारते हुए कहा, हे गैंग, हमने उस लड़के के बारे में ठीक से छानबीन क्यों नहीं की? क्या बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वह जुए में माहिर है और लॉन्ग जिंगयू ने उसे घर दे दिया? जहां तक उसके परिवार की बात है, वह देहाती है और स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ता है। उससे निपटने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा स्कारफेस ही नियमों को समझने वाला आदमी है। अगर वह कोई गलती भी कर दे तो वह मुझे बेनकाब नहीं करेगा। हे गैंग कुछ पल चुप रहा, फिर अंत में चुपचाप सिर हिलाया। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि वे जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गए थे। वे गु युएटाओ की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानते थे। गु युएटाओ के पिता न केवल शहर के प्रथम सचिव थे, बल्कि उनकी मां भी एक ऐसी कंपनी चलाती थी जिसकी संपत्ति 100 मिलियन युआन से अधिक थी। और वे, हे गैंग, गु युएटाओ की मां के सचिव थे। ड्रंकन इमॉर्टल पवेलियन रेस्तरां के अंदर तांग शियू खिड़की के पास अकेले बैठे मादक अमर मंडप के व्यंजनों का चुपचाप आनंद ले रहे थे। उनके लिए भोजन का स्वाद बहुत साधारण था और अमर लोक में खाए गए लजीज व्यंजनों और पिए गए अमृत से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा वे एक समय में एक कुशल रसोइया रह चुके थे और उनकी पाक कला अपने चरम पर थी। रिंग रिंग रिंग, अचानक फोन की घंटी बजी। तांग शियू ने अपना फोन निकाला, कॉलर आईडी पर एक नजर डाली और लापरवाही से आंसर बटन दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, ये तांग शियू बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गुरु तांग, मैं गोंग डालोंग हूँ, जिया रुईदाई का सबसे बड़ा शिष्य। क्या आप हमसे मिलने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं? मैं स्टार सिटी पहुंच चुका हूँ। तांग शियू ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था मेरे पास समय नहीं है। ये कहते हुए कि उसने तुरंत फोन काट दिया। तांग शियू को जिया रुईदाई जैसे पेशेवर जुआरी पसंद नहीं थे। सच कहें तो जिया रुईदाई के जुए के कौशल वाकई प्रभावशाली थे, लेकिन हर किसी से बेहतर कोई न कोई होता ही है और हर पहाड़ दूसरे से ऊंचा होता है। अगर जिया रुईदाई का सामना किसी दिन किसी अधिक शक्तिशाली जुआरी से हो जाए तो उसका अंजाम शायद दुखद होगा। आगे जब कोई जुआरी अपना आपा खोकर सब कुछ दांव पर लगा देता है तो ये बेहद भयावह होता है। वे अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और हर बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छे से अच्छे मामले में वे अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति खो देते हैं, बुरे से बुरे मामले में इससे उनके परिवार को नुकसान पहुंचता है और उनकी जान को खतरा हो जाता है। जुआरी सब लालची मूर्ख होते हैं जो सांप के दिल से हाथी को निगलने की कोशिश करते हैं। लालच ही मूल पाप है। तांग शियू मन ही मन बड़बड़ाने लगा और उसे जो खाना खा रहा था वह और भी बेस्वाद लगने लगा। रिंग रिंग रिंग, उसी फोन नंबर से लगातार कॉल आते रहे। तांग शियू की आंखें ठंडी पड़ गईं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और फिर से उत्तर बटन दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, मैंने पहले भी कहा है, मुझे जुए से बहुत घृणा है। साथ ही जिया रुईदाई के साथ मेरा रिश्ता इतना करीबी नहीं है कि मैं उसके लिए हजारों मील का सफर तय करूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मास्टर तांग, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे? मेरे गुरुजी बूढ़े हो चुके हैं और जुए की दुनिया से संन्यास लेने का उनका काफी समय से इरादा था। ये घटना पूरी तरह से मेरे कनिष्ठ शिष्य भाई की वजह से हुई, जो गुरुजी का पुत्र है, इसलिए गुरुजी के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साथ ही मैं जानता हूं कि गुरुजी के साथ आपका रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं है कि आप उनकी मदद कर सकें, लेकिन फिर भी मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूं। यदि गुरु तांग सहायता करने को तैयार हैं, तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपको सौंप दूंगा। राशि बहुत अधिक नहीं है, केवल करोड़ों में है। साथ ही यदि आप इस बार मेरे गुरु की सहायता करते हैं तो इसे हमारे गुरु और शिष्यों की ओर से आपका बहुत बड़ा एहसान समझें। भविष्य में गुरु तांग, आपको चाहे जो भी आवश्यकता हो, हम गुरु और शिष्य चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, तुरंत आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। अध्याय 69, युद्ध के देवता द्वारा वश में किया जाना। तांग शियू चुपचाप गोंग डालों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे कम हो रही थी। वह गोंग डालों की ईमानदारी और अपने गुरु जिया रुईदाई के प्रति उसकी चिंता को उसकी आवाज से महसूस कर सकता था। धन, उन्हें पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी, ये तो उनकी साधना के लिए महज एक सहायक संसाधन था। करोड़ों की संपत्ति तो दूर की बात, अगर वे ठान लें तो इससे भी कहीं अधिक धन कमाना उनके लिए असंभव नहीं था। फिलियल पुण्यशीलता, उन्हें सबसे ज्यादा चिंता गोंग डालों की पितृभक्ति की थी। कहावत है कि 100 सद्गुणों में माता पिता के प्रति श्रद्धा सर्वोपरि है। अत्यंत दयालुता और पितृभक्ति ही मानव होने का मूल तत्व है, नैतिकता की आधारशिला है। तांग शियू गोंग डालों के चरित्र को बहुत महत्व देता था। एक सज्जन व्यक्ति का वचन ही उसका बंधन होता है और वह गोंग डालों के वचन का सम्मान करता था। आप कहाँ हैं? स्टार सिटी एयरपोर्ट। तांग शियू ने कहा, मैं कुछ काम से स्टार सिटी औषधीय जड़ी बूटी बाजार जाऊंगा, पहुंचने पर मुझे फोन कर देना। कॉल समाप्त हो गई। इसके बाद तांग शियू को लॉन्ग जैम्बलिन का फोन आया। दूसरी तरफ से लॉन्ग जैम्बलिन की आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज तांग शियू की हरकतों के बारे में पता चल गया हो। ये जानकर कि तांग शियू ड्रंकन इमॉर्टल में खाना खा रहा है, उसने तुरंत फोन काट दिया और तांग शियू से मिलने के लिए बेताब हो गया। जल्द ही तांग शियू ने अपना खाना खत्म किया, बिल चुकाया और ड्रंकन इमॉर्टल से निकल गया। उसका इरादा खाने के बाद टैक्सी लेकर सीधे स्टार सिटी मेडिसिनल हर्ब मार्केट जाने का था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके गले में कोई हड्डी अटक गई हो। जब तक वह इस परेशानी से निपट नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलेगा। तांग शियू ने सहजता से एक दिशा का संकेत दिया और दूर चला गया। साथ ही अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए पीछे से उसका पीछा कर रहे लोगों पर नजर रखी। जब वह भोजन करने के लिए ड्रंकन इमॉर्टल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 3 पीछा करने वाले थे, लेकिन अब उनकी संख्या अचानक बढ़कर 14 हो गई थी। तथापि उसे थोड़ी राहत इस बात से मिली कि उसका पीछा कर रहे लोगों के कदम लड़खड़ा रहे थे और वे अकड़कर चल रहे थे, बिल्कुल गली के गुंडों की तरह। अगर वे उसी तरह के बेरहम हत्यारे थे जिनसे वह पहले निपट चुका था तो उसे बहुत सतर्क रहना होगा, लेकिन अगर वह गली के गुंडों से निपट रहा था तो वह आसानी से उनसे निपट सकता था। 10 मिनट बाद तांग शियू एक सुनसान गली में बदल गई। यहाँ आबादी बहुत कम थी और हलचल भरी व्यावसायिक सड़क की तुलना में ये कम शोरगुल वाली और अधिक शांत थी। उसके पीछे स्कार्ड ली बेहद खुश था। उसने सोचा भी नहीं था कि तांग शियू रात के खाने के बाद नानशान टाउन लौटने के बजाय यहाँ आएगी। ये तो मानो भगवान का दिया हुआ मौका था। पकड़ो! स्कार्ड ली के आदेश पर उसके चारों ओर बिखरे हुए 1 दर्जन से अधिक युवक तांग शियू की ओर दौड़े। उनमें से कई ने तांग शियू के भागने का रास्ता रोकने के लिए दूसरी सड़क का रुख भी कर लिया, जिससे वह भाग न सके। आपके लोग कौन हैं? तांग शियू चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर
बर्फ जैसी ठंडक थी। स्कार ली ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को कार्रवाई का आदेश नहीं दिया, बल्कि तांग शियू को ध्यान से देखा। उसके मन में कुछ झिझक थी, क्योंकि जब वे मिलकर किसी पर हमला करते थे तो बाकी लोग हमेशा घबराहट और डर के लक्षण दिखाते थे। लेकिन उसके सामने इस युवक ने जरा भी डर नहीं दिखाया और असाधारण रूप से शांत रहा। लगता है ये युवक वाकई सीधा सादा नहीं है, इसीलिए तो वह गु युमेटाओ का दुश्मन बन गया। स्कार ली ने अपना सिर घुमाया, अपने चारों ओर मौजूद भाइयों के समूह को देखा और गहरी आवाज में कहा, जब तुम हमला करो, अगर वह विरोध न करे तो बस उसकी दोनों टांगें तोड़ देना। ठीक है। युवा गुंडों के समूह ने क्रूर मुस्कान दिखाते हुए तांग शियू पर हमला कर दिया। तांग शियू की निगाहें मशाल की तरह तेज थीं और उनकी हरकतें बिजली की तरह फुर्तीली थीं। उन पर झपटने वाले पहले दो गुंडे उनके सीधे मुक्कों से हवा में उड़ गए। जैसे ही उन्होंने पलटकर एक लात मारी, एक और गुंडा लात मारकर दूर जा गिरा और उनके शरीर से पीछे खड़े कई साथी भी गिर पड़े। बैंग बैंग। हमले में शामिल 13 गुंडों को तांग शियू ने महज आधे मिनट में घेर कर दिया। ये गुंडे तांग शियू के लिए महज दिखावे के पात्र थे। हालांकि ये पुष्टि करने के बाद कि वे निर्दयी हथियारों के साथ नहीं थे, उसने उन्हें सीधे नहीं मारा। वह मारने से नहीं डरता था, लेकिन वह अपने लिए अनावश्यक मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। इसके अतिरिक्त उसे इस बात का हल्का सा शक था कि इन गुंडों को उससे निपटने के लिए किसने काम पर रखा था। हालांकि इस निष्कर्ष को अभी साबित करना बाकी था। घावों से ग्रस्त ली वहीं जम गया, उसका शरीर अकड़ा हुआ था। उसे अपना हाथ धीरे से उठाने और अपनी आंखों को जोर से मलने में 10 सेकंड से अधिक समय लगा, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उसे कोई मतिभ्रम तो नहीं हो रहा है। 13 भाई इतनी आसानी से हार गए। हालांकि उन्होंने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था और मार्शल आर्ट की कोई बुनियादी जानकारी नहीं थी, लेकिन वे अनगिनत बार लड़ाइयों में उसके साथ गए थे और उनके पास लड़ाई का भरपूर अनुभव था। ये कैसे हो सकता है? तांग शियू नाम का ये बदमाश इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जख्मी ली अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह तांग शियू को घूरने लगा। उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और वह अकेले ही 3-4 लोगों को संभाल सकता था, लेकिन इसमें भी मेहनत लगती। अगर उसे अकेले 13 लोगों से लड़ना पड़े तो शायद वह कुछ ही मिनटों में ढेर हो जाएगा। मालिक, ये तांग शियू निसंदेह उस्तादों में भी उस्ताद था, एक ऐसा दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। पास ही स्थित 3 मंजिला इमारत की छत पर गु युमेटाओ और हे गैंग ने अपनी स्थिति ठीक की और दूर दिख रहे छोटे रास्ते को स्पष्ट रूप से देख सके। दूरबीन पकड़े हुए वे इमारत के किनारे पर खड़े हो गए और तांग शियू द्वारा 13 युवकों को गिराए जाने को देखकर अचंभित रह गए। क्या उस पर युद्ध के देवता का साया है? कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एक अकेला व्यक्ति 13 गुंडों को इतनी बुरी तरह पीट सकता है, जो अक्सर आपस में लड़ते हैं, दूसरों के लिए पहरा देते हैं, सुरक्षा शुल्क वसूलते हैं और लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। गु युमेटाओ ने हैरानी से कहा। हे गैंग के होंठ कुछ देर तक फड़फड़ाए। उसने अपने दिल में छिपे डर को दबाते हुए कड़वाहट से कहा, भले ही उस पर युद्ध के देवता का साया न हो, लेकिन शायद उससे कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ये तो भयानक है। उसने अकेले ही 13 लोगों को मार गिराया। क्या वह सच में इंसान है? गु युमेटाओ का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उन्होंने पहले ही तांग शियू के बारे में छानबीन करने के लिए लोगों को भेजा था। छानबीन में पता चला कि तांग शियू एक साधारण परिवार से था, एक कार दुर्घटना में घायल हो गया था और एक प्रतिभाशाली छात्र से मूर्ख बन गया था। हालांकि हाल ही में उसकी सेहत में सुधार होता दिख रहा था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा जुए में माहिर होने के अलावा तांग शियू में कोई और प्रतिभा नहीं थी, जिसके कारण लॉन्ग चेंग्यू उसे विशेष सम्मान देता था। लेकिन हालात इतने अप्रत्याशित रूप से कैसे बदल गए? युवा मास्टर गु, अब हम क्या करें? हे गैंग ने अपने दिल में दबे डर को दबाकर धीमी आवाज में पूछा। गु युमेटाओ का चेहरा कभी हरा तो कभी पीला पड़ जाता था। 10 सेकंड से अधिक समय बीतने के बाद उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, अगर वह लड़ सकता है तो क्या हुआ? वह 13 छोटे गुंडों को तो हरा सकता है, लेकिन क्या वह 13 मार्शल आर्ट मास्टर्स को हरा सकता है? दर्जनों मार्शल आर्ट मास्टर्स का क्या? हम्फ, हे गैंग ने आश्चर्य से कहा। युवा स्वामी गु, क्या आप खोजने की सोच रहे हैं? गु युमेटाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, बिल्कुल सही। जिनपिंग सिक्योरिटी कंपनी के लोग आमतौर पर काफी आलसी होते हैं। उपाध्यक्ष लू को शायद कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने में बहुत खुशी होगी। हे गैंग हिचकिचाया। युवा स्वामी गु, जिनपिंग सिक्योरिटी कंपनी से लोगों को काम पर रखने में शायद कम खर्च नहीं आएगा। अगर महाप्रबंधक को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? गु युमेटाओ ने गहरी आवाज में कहा, मैं इसका भुगतान खुद करूंगी, कंपनी के पैसे से नहीं। उसने पूरे विश्वास के साथ बात की, लेकिन उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। उसे ये कैसे नहीं पता था कि जिनपिंग सिक्योरिटी कंपनी से लोगों को काम पर रखने में कितना खर्च आएगा, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला लेने और तांग शियू को सबक सिखाने के लिए उसने चुपके से अपनी महंगी पोश स्पोर्ट्स कार बेचने का फैसला कर लिया था। सुनसान गली। तांग शियू ने दागदार ली को ठंडी निगाहों से देखा। कलाई झटकते ही उसने चुपचाप एक 3-धारी सैन्य चाकू निकाल लिया। पिछली बार उन निर्दयी हथियारों से निपटते समय उसने यही 3-धारी सैन्य चाकू उठाया था। तुम मेरी टांगें तोड़ना चाहते थे और मुझे बहुत बुरा लगा। अगर दूसरे मुझे परेशान नहीं करते तो मैं उन्हें परेशान नहीं करता। अगर दूसरे मुझे परेशान करते हैं तो मैं दुगुना बदला लेता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे चारों पैर तोड़ने का फैसला किया है। लेकिन मुझे झगड़ा पसंद नहीं है। अगर तुमने मुझे कोई जानकारी दी तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर नहीं बितानी पड़ेगी। तांग शियू के शब्द धीमे थे, लेकिन वे स्कार ली के दिल में बिजली की तरह फट पड़े। क्या उसे अपना शेष जीवन व्हीलचेयर में ही बिताना पड़ेगा? उसे सबसे ज्यादा किस बात का डर था? जाहिर है, जीवन भर व्हीलचेयर पर बिताने का। सालों से उसने कई बुरे काम किए थे और अनगिनत लोगों को नाराज किया था। पहले दूसरे उससे नफरत करते थे, लेकिन बदला लेने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वह कुंग फू में माहिर था और उसके अधीन काबिल साथियों का एक समूह था। लेकिन अगर उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते और उसके साथी तितर बितर हो जाते तो क्या अनगिनत लोग उससे बदला नहीं लेते? जब पेड़ गिरता है तो बंदर इधर उधर भाग जाते हैं, जब दीवार गिरती है तो सब मिलकर उसे गिरा देते हैं। स्कार ली अच्छी तरह जानता था कि अगर सचमुच ऐसी नौबत आ गई तो शायद उसके पास जीने के लिए बाकी की जिंदगी नहीं बचेगी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और दांत पीसते हुए कहा, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, जरूर। स्कार ली ने गहरी आवाज में कहा, गु युमेटाओ, ये सचमुच वही था। तांग शियू ने मन ही मन आभरी। उसने गु युमेटाओ के चेहरे को देखकर एक साधारण बातचीत से ही उसके स्वभाव को समझ लिया था। वह जानता था कि वह लड़का संकीर्ण मानसिकता वाला और प्रतिशोधी था।
हालांकि उसका मानना था कि उसने दूसरे पक्ष को नाराज नहीं किया था, बल्कि उससे उलझने में आलस किया था, फिर भी उसे इसी बात का बुरा लगा था। एक हाथ को निष्क्रिय करो, फिर भाग जाओ। स्कार्ली का दिल निर्मम हो गया। तांग शियू के हाथ में तिधारी सैन्य चाकू को देखकर उसने चुपचाप अपनी कमर से एक खंजर निकाला और बिना किसी झिझक के उसे अपनी बाईं बाह में घोंप दिया। पफ, खंजर बाहर निकाला गया और खून तेजी से बहने लगा। ठीक उसी क्षण लॉन्ग जिंगलिंग गली के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। गली का दृश्य देखकर उनका चेहरा तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया और वे 100 मीटर की दौड़ की गति से उनकी ओर दौड़ पड़े। बॉस टैंग, क्या हुआ? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, कुछ मस्खरे जो दूसरों से पैसे लेते थे मेरी टांगें तोड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे निपट लिया। लॉन्ग जिंगलिंग ने दर्द से कराहते हुए उन बदमाशों को जमीन पर पड़ा देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं और वह सदमे में बोला, बॉस तांग, इन सभी लोगों को आपने ही गिराया है? हाँ, तांग शियू ने सिर हिलाया। लॉन्ग जैंगलिन ने अपना हाथ उठाया और अपने चमकदार गंजे सिर को सहलाते हुए अविश्वास और प्रशंसा से कहा, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आप सचमुच उस बॉस के लायक हैं जिसे मैं, लॉन्ग जैंगलिन, स्वीकार करता हूँ। आप तो कमाल के हैं। 13 लोग नहीं, और वह बदमाश स्कार्ली भी, उन सबका निपटारा आपने अकेले ही किया। मैं तो लगभग आपकी पूजा करता हूँ। यहाँ से चले जाओ। तांग शियू अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने शरारती अंदाज में उसे डांट दिया। अध्याय 70 संबंध। लॉन्ग जिंगलिन हंसा, फिर स्कारफेस ली की ओर मुड़ा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह दहाड़ा, स्कारफेस ली, मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। मेरे बॉस पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटनों के बल बैठो और मेरे बॉस से माफी मांगो। लॉन्ग जिंगलिन के आने के बाद स्कारफेस ली का दिल मानो बर्फ की कोठरी में डूब गया। लॉन्ग जिंगलिन ने उसे पहचान लिया और उसने स्वाभाविक रूप से लॉन्ग जिंगलिन को पहचान लिया, क्योंकि वह लॉन्ग जिंगलिन की पहचान और प्रभाव से भी परिचित था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह मन ही मन गु युमेटाओ को कोस रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसने कहा, युवा स्वामी लॉन्ग, मुझे सच में नहीं पता था कि बॉस तांग आपके बॉस हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो चाहे आप मुझे 10-8 और हिम्मत दे देते, मैं बॉस तांग को उकसाने की हिम्मत नहीं करता। ये सब उस कमीने गु युमेटाओ की वजह से हुआ। उसी ने हमसे ये करवाया। लॉन्ग जिंगलिन ने गुस्से से कहा, गु युमेटाओ, वह कमीना जीने से तंग आ चुका है। मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन यह मत सोचो कि तुम भी आसानी से बच जाओगे। तुरंत मेरे बॉस के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, बस काफी है। तांग शियू ने लॉन्ग जिंगलिन को रोका, स्कारफेस ली की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये याद रखें, बुरे लोगों को अपनी ही बुराई से निपटना पड़ता है। मैं, तांग शियू, एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन इस बार चूंकि यह आपका पहला अपराध है, इसलिए मैं इसे आपके खिलाफ नहीं रखूंगा। अगर तुमने भविष्य में कोई और अपराध करने की हिम्मत की तो सावधान रहना, वरना मैं तुम्हें मिटा दूंगा। चले जाओ। स्कारफेस ली ने भीषण दर्द सहन किया और बार बार सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे समझ आ गया है। अब से चाहे तुम मुझे 100 बार हिम्मत दे दो, मैं तुम्हें फिर कभी नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। एक पल के बाद तांग शियू ने स्कारफेस ली और उसके गिरोह को दयनीय हालत में जाते हुए देखा, फिर लॉन्ग जिंगलिन की ओर देखा और व्यावसायिक सड़क की ओर चलते हुए पूछा, तुम मुझे ढूंढने आए हो, सिर्फ मेरी चापलूसी करनी नहीं, है ना? लॉन्ग जिंगलिन के विचार उजागर हो गए और उनके चेहरे पर थोड़ी सी असहजता दिखाई दी। वह सचमुच तांग शियू से लगाव रखने लगा था। आखिरकार उसने अपने भाई लॉन्ग जिंगलिन से तांग शियू के प्रभावशाली व्यवहार के बारे में सुना था और अपने पिता से उसने ये भी सीखा था कि जब तांग शियू चेन झिझोंग के साथ व्यवहार करता था तो उसके आक्रामक तरीके बिल्कुल स्टाइलिश और बेहद शानदार होते थे। चेन झिझोंग कौन है? वह बाइडे फार्मास्यूटिकल के बड़े बॉस हैं, जो अरबों की संपत्ति के धनी व्यक्ति हैं। और फिर क्या हुआ? वह विशालकाय शख्सियत जिसे वह अपना आदर्श मानता था, सचमुच घुटने टेककर तांग शियू से उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती करने लगा। लॉन्ग जिंगलिन को लगा कि तांग शियू का असाधारण व्यवहार एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया है। बॉस तांग, क्या मेरे लिए आकर आपकी भव्य उपस्थिति की प्रशंसा करना ठीक नहीं है? लॉन्ग जिंगलिन ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा। तांग शियू हंसी और उसे डांटते हुए बोली, दफा हो जाओ, तुम बदमाश हो, तुम्हें बस अपनी बड़ाई करनी है और करने को कुछ नहीं है। मुझे बाद में दवाइयों के बाजार जाना है, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं है, इसलिए तुम जाओ और जो भी करना है करो। क्या हम औषधीय सामग्री बाजार जाएं? लॉन्ग जिंगलिन आश्चर्यचकित होकर बोला, बॉस तांग, आप औषधीय सामग्री बाजार क्यों जा रहे हैं? क्या आप चीनी औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना चाहते हैं? अगर आपको उनकी जरूरत हो तो आप चेन झिझोंग को बता सकते हैं, वह सचमुच आपसे जुड़ने और आपका शिष्य बनने के लिए बेताब है। तांग शियू का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीरता से कहा, अगर आप किसी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं तो दूसरों को कम से कम परेशान करने की कोशिश करें। इस दुनिया में सबसे मुश्किल कर्ज चुकाना किसी का एहसान चुकाना होता है, समझे? लॉन्ग जिंगलिन की सांसें अटक गईं, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, तुम सही कह रहे हो, जो वफादारी को महत्व देता है और अपने वादे निभाता है, उसके लिए एहसान चुकाना वाकई सबसे मुश्किल होता है। बॉस टैंग, मैं यहाँ गाड़ी चलाकर आया हूँ, चलिए मैं आपको भी लिफ्ट दे देता हूँ। आपके पास एक कार है? तांग शियू ने थोड़ी हैरानी दिखाई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह समझ गया। लॉन्ग जिंगलिन की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके पास कार क्यों नहीं होगी? यह एक लग्जरी कार भी हो सकती है। बिल्कुल, मेरे पास है। मेरी कार एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। क्या आप जानते हैं कि कितनी खूबसूरत महिलाएं मेरे साथ सवारी करने के लिए रोती चिल्लाती हैं? यह नौजवान मालिक उनकी तरफ देखता तक नहीं, लॉन्ग जिंगलिन ने गर्व से कहा। वास्तव में ये सभी धनी दूसरी पीढ़ी के वारिस एक जैसे ही हैं। उन्हें दोपहर में खरपतवार खोदने और पसीने की बूंदें मिट्टी पर गिरने का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता। वे विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, और वे जो लग्जरी स्पोर्ट्स कार चलाते हैं उसका एक बार एक्सीलरेटर दबाने पर शायद उतना ही खर्च होता है जितना कि कई लोगों के आधे कटोरे गर्म चावल का। तांग शियू ने लॉन्ग जिंगलिन का पीछा करते हुए एक लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार में प्रवेश किया। कुछ ही निगाहों के बाद उसने चुपके से अपना सिर हिला दिया। लॉन्ग जिंगलिन के विशाल शरीर को देखते हुए क्या उन्हें ऐसी स्पोर्ट्स कार चलाने में असुविधा महसूस नहीं हुई होगी? कहावत है ना, जितना पैसा दोगे उतनी ही चीज मिलेगी। एक अच्छी कार ही होती है। तांग शियू के अंदर आते ही उसे सुकून का एहसास हुआ। उन्होंने अंदरूनी हिस्से पर नजर डाली और कहा, पुनर्जन्म वास्तव में एक कुशल प्रयास है, विशेषकर आप जैसे कुशल व्यक्ति के लिए। आपने आम लोगों की तुलना में कम से कम कई दशकों के संघर्ष से खुद को बचा लिया है। नहीं, ये तो जीवन भर का संघर्ष होना चाहिए।
आपकी यह कार कई मिलियन डॉलर की होनी चाहिए, है ना? बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में करोड़ों रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। लॉन्ग जेंगलिन ने एक शर्मिंदगी भरी अटपटी मुस्कान दी और कहा, बॉस तांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके उत्कृष्ट विषयों और मार्शल आर्ट के अलावा आपके पास हास्य की इतनी प्रबल भावना भी होगी। जितना अधिक समय से मैं आपको जानता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि आप दूरदर्शी हैं और माउंट ताई की वह चोटी हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। चापलूसी करने वाला तांग शियूं हंसी और डांटने लगी। ड्रैगन बे रिजॉर्ट शास्त्रीय शैली के विला के अंदर लॉन्ग हानवेन दस्तावेजों का एक ढेर पकड़े हुए चुपचाप पड़ रही थी। उसके सामने कॉफी टेबल पर रखी चाय के कप से धुएं के हल्के गुच्छे उठ रहे थे, साथ ही चाय की हल्की सी खुशबू भी आ रही थी। भाई चेन, इस जांच रिपोर्ट को देखिए। लॉन्ग हानवेन का चेहरा कुछ गंभीर था। उनकी नजर दस्तावेज की आखिरी पंक्ति से उठी और उन्होंने उसे अपने बगल में बैठे चेन झिझोंग को सौंप दिया। चेन झिझोंग ने चुपचाप उसे ले लिया और उसे पढ़ने के बाद उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इस दस्तावेज में तांग शियू के संबंध में उनकी जांच के परिणाम, विशेष रूप से पुलिस के निष्कर्षों से संबंधित जानकारी शामिल थी। कुछ दिन पहले स्टार सिटी फर्स्ट हाई स्कूल में जो घटना हुई थी, वह वास्तव में तांग शियू का ही काम था। उसने ए लेवल के वांछित अपराधी को मार डाला था जिसने बंधकों को पकड़ रखा था। इसके अलावा ए लेवल का वांछित अपराधी और जिंगनिंग जिले के बॉक्सिया रोड पर स्थित सुनसान ऑटो मरम्मत की दुकान में मारे गए 5 ए लेवल के वांछित अपराधी मानव अंग तस्करी में शामिल गंभीर अपराधियों के एक ही समूह का हिस्सा थे। चूंकि पुलिस ने तांग शियू से पूछताछ की है और पिछले कुछ दिनों से तांग शियू का पता रहस्यमय बना हुआ है, यहाँ तक कि उसने मुझसे झूठी गवाही देने के लिए भी कहा है, इसलिए संभावना है कि उसी ने उन 5 वांछित अपराधियों की हत्या की हो। चेन झिझोंग ने जटिल भाव से कहा। लॉन्ग हानवेन ने पूर्ण सहमति में सिर हिलाया। ये सच होना चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि तांग शियू सिर्फ एक सभ्य युवक है, लेकिन अब लगता है कि वह उतना सरल नहीं है जितना वह ऊपर से दिखता है। 5 वांछित अपराधी जो ए लेवल परीक्षा में उत्तीर्ण थे और जिनके हाथ खून से सने थे, उन सभी को उसने मार डाला। स्कूल में मारे गए एक व्यक्ति को मिलाकर उसके हाथों कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन झिझोंग ने सख्ती से कहा, असाधारण लोग असाधारण काम करते हैं। मार्शल आर्टिस्टों के लिए शिष्टता सर्वोपरि है। पुलिस मानव अंगों की तस्करी करने वाले उन गंभीर अपराधियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी, इसलिए तांग शियू के कृत्य गलत नहीं थे। मैंने इसी गुरु को चुन लिया है। लॉन्ग हानवेन ने उलझन में पूछा, क्या आपको इतना यकीन है कि तांग शियू की ताकत आपसे ज्यादा है? चेन झिझोंग ने स्पष्ट रूप से कहा, निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा मजबूत है। क्या इसका कोई जीता जागता उदाहरण अभी मौजूद नहीं है? अगर मैं होता तो मैं युआन जिंगजुआन की पूर्व पत्नी को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बचा पाता और साथ ही इतने सारे वांछित अपराधियों को बिना किसी खरोंच के नहीं मार पाता। लॉन्ग हानवेन ने कहा, अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद आ रहा है कि जानकारी में कहा गया था कि तांग शियू ने वास्तव में युआन जिंगहुआन की पूर्व पत्नी को बचाया था। ऐसा लगता है कि युआन जिंगहुआन को इसके लिए किसी का बहुत बड़ा एहसान चुकाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, किसने सोचा होगा कि एक साधारण हाई स्कूल का छात्र व्यापार जगत की 2 प्रमुख हस्तियों को अपना एहसानमंद बना सकता है। मैं अभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसकी उपलब्धियां कितनी भयावह होंगी। चेन झिझोंग ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। तूफान का सामना करने पर एक ड्रैगन का रूप बदल जाता है। चेन झिझोंग ने जिस गुरु को चुना है वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? लॉन्ग हानवेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हालांकि युआन जिंगजुआन के साथ हमारे पिछले संबंध औसत दर्जे के ही थे और व्यापारिक सहयोग लगभग न के बराबर था। अब तांग शियू से इस संबंध के साथ हमें उसके और करीब जाने की जरूरत है। चेन झिझोंग अवाक होकर हंस पड़ा। पुराना लोमड़ी, हा। जब दोनों दिल खोलकर हंस रहे थे तभी लॉन्ग हानवेन को एक टेक्स्ट मैसेज मिला। इसे पढ़ने के बाद उसने चेन झिझोंग की ओर एक अजीब भाव से देखा और कहा, शाओलिन ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है कि तांग शियू स्टार सिटी मेडिसिनल मटेरियल्स मार्केट जा रही है। चेन झिझोंग अचानक खड़ा हो गया और बिना किसी झिझक के बोला, मैं भी जा रहा हूँ। लॉन्ग हानवेन ने उसे तुरंत पीछे खींचते हुए कहा, अगर तुम सीधे ऐसे ही चले जाओगे तो तांग शियू को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि शाओलिन ने हमें चुपके से बताया था। मुझे लगता है अगर हम जाते भी हैं तो उसे ढूंढने के बाद हमें ऐसा दिखावा करना चाहिए कि हमारी मुलाकात संयोग से हुई है। क्या आपकी चोटें अभी अभी ठीक नहीं हुई थीं? स्वास्थ्य लाभ के लिए औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने जाने का बहाना बनाना, मुझे लगता है कि यह अच्छा रहेगा। यह सही है। चेन झिझोंग ने अपना माथा पीट लिया और शर्माते हुए मुस्कुराया। स्टार सिटी जिंदी विला क्षेत्र, उच्च श्रेणी के यूरोपीय शैली के सोफे पर बैठे युआन चुलिंग अपनी मां झाओ जिंग को खाली निगाहों से घूर रहे थे, जो उनके पिता युआन जिंगजुआन की बाहों में सिमटी हुई थी। उनकी आंखों में गहरी उलझन भरी हुई थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था और वे अलग अलग रह रहे थे। लेकिन अब बहुत समय बाद युआन जिंगक्सुआन ने अंततः झाओ जिंग को दिलासा देते हुए कहा, मैं फोन करके जिंगनिंग जिले के बॉक्सिया रोड पर स्थित ऑटो रिपेयर शॉप की स्थिति के बारे में पता लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन रक्षक सुरक्षित और स्वस्थ होगा। हम झाओ जिंग ने अपना पूर्व जैसा दृढ़ निश्चय खो दिया था और उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। युआन चुलिंग ने अपने पिता को फोन उठाते और एक तरफ जाते हुए देखा। मन में उठ रहे सवालों के साथ वह अपनी मां के बगल में बैठ गया और फुसफुसाते हुए बोला, मां, क्या आप और पिताजी? झाओ जिंग ने अपने पति की पीठ की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, शाओलिन, हमें न बताने के लिए दोष मत देना। असल में तुम्हारे पिता और मेरा तलाक नकली था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ और साल इंतजार करो जब तक तुम विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं हो जाते और अपनी क्षमताओं के बल पर समाज में जीवित रहने में सक्षम नहीं हो जाते, तब हम तुम्हें सच्चाई बताएंगे। अभी और कुछ मत पूछो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। युआन चुलिंग स्तब्ध रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मां उसे ऐसा जवाब देगी। क्या तलाक फर्जी था? तो क्या उसने अपने माता पिता को गलत समझा था? अचानक युआन चुलिंग को एहसास हुआ कि वह बहुत अज्ञानी था। अपने अतीत में किए गए आत्मत्याग को याद करते हुए उसके दिल में पश्चाताप की एक गहरी भावना उमड़ आई। अगर बॉस तांग शियू न होते तो शायद वह अब भी प्रेरणाहीन और आत्मविनाशकारी होता। कुछ मिनट बाद युआन जिंगक्सुआन ने फोन काट दिया और एक अजीब से भाव के साथ झाओ जिंग और युआन चुलिंग के पास लौट आए। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा, पत्नी, तुमने थोड़ी देर पहले फोन पर कहा था कि तुम्हारी जान बचाने वाला एक युवक था। क्या आपको उसका नाम मालूम है?